हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड थर्ड सेमेस्टर लखनऊ यूनिवर्सिटी की। लखनऊ यूनिवर्सिटी में बीएड थर्ड सेमेस्टर की जो परीक्षा है वह 20 दिसंबर से शुरू है। ठीक है, आज के इस क्लास में हम लोग जो आपका फर्स्ट पेपर है शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन, इसके 20 जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। गारंटी इस बात की रहेगी कि यदि आप ये क्वेश्चंस ठीक से समझ लेते हो, ये क्लास कर लेते हो, तो पूरा का पूरा पेपर आपको यहीं से मिलेगा। ठीक है, अभी तक अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हो, उसके बावजूद अगर आप सिर्फ ये 20 क्वेश्चंस समझ लेते हो तो पूरा पेपर आसानी से जो 5 आपको लॉन्ग क्वेश्चंस करने होते हैं वो यहीं से हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। बाकी टाइम टेबल तो आपके पास होगा ही। बीएड थर्ड सेमेस्टर टाइम आपका जो है 1:30 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। 20 दिसंबर को पहला पेपर है मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन इन एजुकेशन का। बाकी आपको पता ही है कि जो भी हम कंटेंट अब तक पढ़ा रहे हैं कानपुर यूनिवर्सिटी का, उसमें आप देखिएगा पूरा का पूरा पेपर वहीं से छपा मिल रहा है, जो हमने बच्चों को नोट्स दिए हैं और जो वीडियोस के माध्यम से पढ़ाया है। पूरा एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ नोट्स या आउट ऑफ हमारे वीडियोस नहीं गया है। तो यहाँ भी लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी आपको 20 क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं और यही क्लास आपके लिए रामबाण रहेगी। पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको यहीं से मिलेगा। यदि आपने अभी तक हमारे पेड नोट्स नहीं लिए हैं तो ये नंबर दिया गया है 9628182649। इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करिए और नोट्स की डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। नोट्स के लिए आपको कुछ फीस पे करनी होती है। फीस पे करने के बाद आपको तीनों पेपर के कंप्लीट नोट्स विद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कलेक्शन मिल जाते हैं। ठीक है, और ये पीडीएफ फॉर्मेट में आपको व्हाट्सएप पे मिलेगा, जिन्हें आप डाउनलोड करके कभी भी कहीं भी पढ़ सकते हैं। तो फटाफट व्हाट्सएप मैसेज करिए, फीस पे करके और नोट्स लेकर के अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। चलिए, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आपका पिछले साल पूछा गया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस बार आने के चांसेस है। हमने कहा इसको समझाना चाहिए आपको। देखिए, विश्वसनीयता से आप क्या समझते हैं? विश्वसनीयता ज्ञात करने की प्रमुख विधियों का वर्णन कीजिए। एक बात और है कि हम लोग बहुत डीप में नहीं समझेंगे क्योंकि समय कम है। 20 क्वेश्चन है, क्लास ऑलरेडी लंबी हो जाएगी। देखिए, विश्वसनीयता परीक्षण एक प्रमुख तकनीकी कसौटी है। किसी परीक्षण को वैध मतलब वैलिड, ठीक है, होने के साथ साथ रिलायबल भी होना चाहिए, विश्वसनीय भी होना चाहिए। अगर कोई भी टेस्ट लिया जा रहा है, कोई भी परीक्षण लिया जा रहा है, तो वैलिड भी हो, रिलायबल भी हो। अगर कोई परीक्षण अविश्वसनीय होगा तो उसका प्रयोग करना उचित नहीं। क्यों? क्योंकि जो परीक्षण विश्वसनीय नहीं है, अविश्वसनीय परीक्षण से विश्वसनीय परिणाम नहीं प्राप्त किया जा सकता। अगर किसी उपलब्धि परीक्षण में मोहन आज 40 नंबर प्राप्त करता है और कुछ दिनों के बाद वह उसी टेस्ट में 45 नंबर लेकर के आया है, तो हम कहेंगे कि ये जो परीक्षण है वो रिलायबल नहीं है। पहले 40 नंबर लेकर के आया है, फिर वही से टेस्ट कुछ दिन बाद लिया गया, अब की 45 नंबर लेकर के आया है, तो क्या है, ये रिलायबल नहीं होगा। क्योंकि ये मोहन की अचीवमेंट के विषय में कोई निश्चित प्राप्तांक इंगित नहीं करता है, क्योंकि ये फिक्स नहीं करता ना कि वो 40 ही नंबर लेके आएगा। कभी 40, कभी 45 हो सकता है, अगली बार 42 हो जाए या 50 हो जाए। तो ये हम नहीं कह सकते कि ये वैलिड और रिलायबल है। इसके अतिरिक्त एक ही परीक्षण पर विभिन्न परीक्षकों द्वारा भिन्न भिन्न अंक प्रदान किए जाते हैं। इस प्रकार के परीक्षण को भी विश्वसनीय नहीं कहा जाएगा कि टेस्ट एक ही लिया गया और एक ही टेस्ट में एक ही सेम कॉपी में कोई एग्जामिनर 50 में कोई 40 दे रहा है, कोई 45 दे रहा है, कोई इसमें 35 नंबर दे रहा है, तो इसको भी विश्वसनीय नहीं कहा जाएगा। अतः अगर किसी परीक्षण को एक व्यक्ति या एक समूह पर बार बार प्रशासित किया जाए एवं प्राप्तांकों में निश्चितता पाई जाए तो वह परीक्षण विश्वसनीय कहलाएगा। देखिए, विश्वसनीय तब होगा कि एक नहीं चाहे 10 टीचर उस कॉपी को चेक करें। अगर 40 नंबर आ रहे हैं तो 10 टीचर अगर कॉपी चेक कर रहे हैं तो वो सबके माध्यम से नंबर 40 ही आने चाहिए। इसका मतलब वो रिलायबल होगा, विश्वसनीय होगा। ठीक है, चलिए, एनेस्टेसी के अनुसार डेफिनेशन क्या है? एनेस्टेसी कहते हैं कि किसी परीक्षण की विश्वसनीयता का अर्थ होता है एक ही समूह के व्यक्तियों द्वारा विभिन्न अवसरों पर या समतुल्य पदों के दूसरे परीक्षण पर प्राप्त अंकों में संगति होना। यही तो विश्वसनीय परीक्षण है। फ्रीमैन कहते हैं
कि किसी परीक्षण की विश्वसनीयता इस बात को इंडिकेट करती है कि उस परीक्षण में आंतरिक संगति कितनी है और उस टेस्ट के बार बार प्रयोग होने से जो रिजल्ट हमको मिल रहा है उसमें कितने नंबर्स की संगति है, कितने नंबर्स प्राप्त हो पा रहे हैं। ठीक है, तो ये दो परिभाषाएं हैं। कोई भी टॉपिक आप पढ़ करके जाएंगे तो उसकी परिभाषाएं भी आप रट करके जाएंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए परिभाषा आपसे पूछे या ना पूछे, लेकिन आपके यहाँ जो एग्जाम है वो टोटल लॉन्ग क्वेश्चन बेस्ड होता है ना। हर क्वेश्चन 16 नंबर का होता है। उसमें जो भी टॉपिक पूछ ले आपको 2 परिभाषाएं छाप देनी है। परिभाषाओं से पता लगता है कि बालक इंटेलिजेंट है, बालक पढ़ करके आया है, इसको पता है, तो आपका बाकी कॉपी नहीं देखता ना, बात है ये। ठीक है, तो विश्वसनीयता ज्ञात करने की कुछ विधियां होती हैं, मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग रिलायबिलिटी। कैसे विश्वसनीयता ज्ञात करेंगे आप? विश्वसनीयता ज्ञात करने की सापेक्षिक विधियों में विश्वसनीयता को सहसंबंध गुणांक द्वारा व्यक्त किया जाता है, जिसे विश्वसनीयता गुणांक कहते हैं। किसी परीक्षण का विश्वसनीयता गुणांक ज्ञात करने की 4 विधियां होती हैं। सर कितनी होती हैं? 4। एक परीक्षण पुनर्परीक्षण विधि, टेस्ट मेथड, समानांतर प्रारूप विधि, पैरेलल फॉर्म मेथड, अर्धविच्छेद विधि, स्प्लिट हाफ मेथड, युक्तिपरक समानता विधि, रेशनल इक्विवेलेंस मेथड। ये 4 विधियां होती हैं विश्वसनीयता ज्ञात करने की। ठीक है, ध्यान रखें। अब एक एक को समझ लेते हैं हम लोग यहाँ पे। चलिए एक एक को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। पुनर्परीक्षण विधि, टेस्ट मेथड। इस विधि में एक ही समूह या व्यक्ति का, कोई एक समूह हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, उसका एक ही टेस्ट 2 बार दिया जाता है उसको। परीक्षण को 2 भिन्न समयों या अवसरों पर प्रशासित किया जाता है। 2 अलग अलग समय पर टेस्ट लिया जाता है। पहले परीक्षण के बाद कुछ समय या दिनों का अंतर किया जाता है कि पहले एक टेस्ट हो गया, अब 8 दिनों का अंतर हो गया, ठीक है, 10 दिनों का डिफरेंस हो गया, फिर से उसी समूह पर वही टेस्ट दोबारा दिया जाता है। दोनों अवसरों पर प्राप्त अंकों के बीच सहसंबंध गुणांक यानी कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकाला जाता है कि जो नंबर से कितने प्राप्त हो पा रहे हैं। यही सहसंबंध गुणांक विश्वसनीयता गुणांक कहलाता है। अगर दोनों बार के अंकों में जो 2 बार टेस्ट लिया गया, अगर दोनों बारी में नंबर समान है तो परीक्षण विश्वसनीय माना जाता है। ये विधि परीक्षण की समय के साथ स्टेबिलिटी को भी मापती है। दूसरा प्रकार है हमारा समानांतर प्रारूप विधि, पैरेलल फॉर्म मेथड। इसमें समानांतर प्रारूप विधि में एक ही गुण के मापन के लिए 2 समतुल्य परीक्षण प्रपत्र बनाए जाते हैं। इन दोनों प्रपत्रों को सामान्यतः एक ही समय पर 2 अवसरों पर प्रशासित किया जाता है और प्राप्तांकों के बीच सहसंबंध गुणांक की गणना भी की जाती है। यही सहसंबंध परीक्षण की विश्वसनीयता को भी दर्शाता है। तीसरा है अर्धविच्छेदन विधि। जो अर्धविच्छेदन विधि है, स्प्लिट हाफ मेथड इसको कहते हैं। इस विधि के अंतर्गत परीक्षण का प्रशासन व्यक्ति पर एक समय पर ही किया जाता है। बाद में परीक्षण के सम संख्या इवन नंबर वाले पदों के प्राप्तांकों का एक समूह, जो इवन नंबर्स हैं, सम संख्याएं जो हैं जैसे 2, 4, 6, 8, इस तरीके से एक समूह तथा उसी व्यक्ति द्वारा परीक्षण के विषम संख्या जो ऑड नंबर हैं, ऑड नंबर वाले पदों के प्राप्तांकों को दूसरे समूह में रख लिया जाता है। इन दोनों हाफ पार्ट्स यानी अर्ध भागों के प्राप्तांकों के बीच सहसंबंध गुणांक की गणना कर ली जाती है और स्पीयरमैन ब्राउन प्रोफेसी सूत्र का प्रयोग करके विश्वसनीयता गुणांक की गणना भी इसमें कर ली जाती है। सिंपल सी बात है भाई। युक्तिपरक समानता विधि की बात करते हैं। इस विधि में परीक्षण के विभिन्न पदों का पारस्परिक संबंध एवं पदों का संपूर्ण परीक्षण से सहसंबंध ज्ञात किया जाता है। इसे आंतरिक संगति गुणांक यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ इंटरनल कंसिस्टेंसी भी कहते हैं। इस विधि के प्रयोग की मान्यता यह है कि परीक्षण में सम्मिलित किया गया प्रत्येक पद समजातीय होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा यानी कि प्रत्येक पद क्या होना चाहिए? समजातीय होना चाहिए। ये हमारा युक्तिपरक समानता मेथड है। टाइम होता तो इसको और एक्सप्लेन करते, लेकिन चलो इतने सही काम चलाओ। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट, जिसमें हमसे क्या पूछ रहा था? जिसमें हमसे पूछ रहा था कि विश्वसनीयता होती क्या है। विश्वसनीयता ज्ञात करने की 4 विधियां होती हैं जो हमने समझी। एक एक विधि को अलग अलग करके समझ लिया। अब अगला क्वेश्चन, निकष संदर्भित परीक्षण एवं मानक संदर्भित परीक्षण से आप क्या समझते हैं? निकष संदर्भित एवं मानक संदर्भित परीक्षण में अंतर कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए
कोई बात नहीं, पढ़ते हैं इसको। देखिए, निकष यानी कसौटी संदर्भित परीक्षण, निकष पूछ ले या कसौटी पूछ ले एक ही बात है। छात्र की उपलब्धि की व्याख्या की वो विधि है जिसमें यह व्यक्त किया जाता है कि छात्र में व्यवहार को प्रदर्शित करने की क्षमता कितनी है। छात्र के कार्य का वर्णन उसके व्यवहार के स्तर से होता है, न कि किसी समूह के संदर्भ में। व्यवहार का स्तर कितना होने पर स्वीकार यानी एक्सेप्टेबल होगा, ये पहले से निर्धारित कर लिया जाता है। अर्थात मापन करते समय छात्र अधिगमकर्ता की उपलब्धि का वांछित स्तर यानी स्टैंडर्ड पहले से ही इसमें निश्चित कर लिया जाता है। इसमें उपलब्धि की कसौटी के मानदंड के सापेक्ष व्यक्ति या छात्र के प्राप्तांक की व्याख्या की जाती है, जो भी नंबर्स उसने हासिल किए हैं। इसलिए इस प्रकार की व्याख्या को कसौटी यानी कि निकष संदर्भित क्राइटेरियन रेफरेंस्ड भी कहा जाता है। जॉन पी डिलस्की के अनुसार क्या कहा गया है, निकष संदर्भित मानदंड शिक्षण के उपरांत विद्यार्थी की सामर्थ्य यानी कि उसकी उपलब्धि का निश्चित रूप में विवरण प्रस्तुत करता है, जिसे वह शिक्षण के अंत में अर्जित करना चाहता है। ठीक है, अब दूसरा हमारा पूछ रहा था हमसे प्रतिमान संदर्भित परीक्षण में प्राप्तांकों की व्याख्या। इसको समझिए। प्रतिमान एक मानक है जिससे हम छात्र के ज्ञान, उसकी बुद्धि, कौशल आदि की व्याख्या कर सकते हैं। शिक्षा और मनोविज्ञान के क्षेत्र में अधिकांश परीक्षणों के मानक नॉर्म निश्चित होते हैं। मानक संबंधित जनसंख्या यानी पॉपुलेशन से चुने प्रतिनिधि के प्राप्तांकों का एक और एवरेज होता है। किसी छात्र ने इस प्रकार के परीक्षण में जो प्राप्तांक, जो नंबर्स हासिल किए हैं, उसकी व्याख्या हम इस आधार पर करते हैं कि उस छात्र की समूह में सापेक्षिक स्थिति क्या है, कि ग्रुप में उसकी क्या स्थिति है। अधिकांश मनोवैज्ञानिक परीक्षण मानक संदर्भित परीक्षण की श्रेणी में आते हैं। ध्यान दीजिएगा, अधिकांश जो मनोवैज्ञानिक परीक्षण है वो मानक संदर्भित परीक्षण की श्रेणी में ही आते हैं। इस प्रकार के परीक्षण यानी व्यक्ति छात्र के प्राप्तांक के आधार पर उसी समूह के संदर्भ में स्थिति को व्यक्त करते हैं। डिसिको के अनुसार प्रतिमान यानी मानक संदर्भित परीक्षण ये बताते हैं कि कोई विद्यार्थी या समूह के अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा अधिक या कम कुशल, प्रवीण है, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि वह विद्यार्थी किसी निर्धारित विशिष्ट निष्पादन के मापदंड से कितना ऊपर या नीचे है। ये नहीं बताते हैं। ये डिसिको के अनुसार परिभाषा है। परिभाषा आपको याद करनी पड़ेगी दोनों के बीच। अब हम यहाँ पे अंतर समझने वाले हैं। देखिए, निकष संदर्भित और प्रतिमान संदर्भित परीक्षण में अंतर क्या है। निकष संदर्भित एवं प्रतिमान संदर्भित परीक्षणों में पर्याप्त समानताएं हैं, क्योंकि दोनों के उद्देश्य अक्सर एक जैसे ही होते हैं। यहाँ पर हम निकष संदर्भित एवं प्रतिमान संदर्भित परीक्षणों में अंतर स्पष्ट करेंगे। भाई चलिए देखते हैं क्या है अंतर। बहुत बढ़िया। देखिए, क्वेश्चन कहता है इसमें सीखने वाले, निकष संदर्भित परीक्षण जो है इसमें सीखने वाले यानी छात्र की उपलब्धि का स्टैंडर्ड पहले से ही फिक्स कर लिया जाता है, जिसे कसौटी कहते हैं। जो प्रतिमान संदर्भित परीक्षण है इसमें उपलब्धि का प्रतिमान यानी नॉर्म निश्चित किया जाता है, जो जनसंख्या से चुने प्रतिनिधि के प्राप्तांकों पर बेस्ड होता है। निकष संदर्भित परीक्षण के प्रयोग से ये ज्ञात होता है कि अनुदेशन या शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति कहाँ तक हो सकी है, कहाँ तक जो भी उद्देश्य निर्धारित किए गए थे उनमें से कितनी प्राप्ति हो चुकी है। प्रतिमान संदर्भित परीक्षणों के प्रयोग से ये ज्ञात किया जाता है कि छात्र मानक से कितना ऊपर है या फिर कितना नीचे है। निकष संदर्भित परीक्षण, इसमें उपलब्धि की कसौटी के सापेक्ष छात्र के प्राप्तांक की व्याख्या की जाती है। प्रतिमान की बात करें तो इस परीक्षण में मानक नॉर्म के सापेक्ष छात्र के प्राप्तांक की व्याख्या की जाती है। निकष में इसके लिए किसी अन्य छात्र या समूह से तुलना की आवश्यकता नहीं होती। इस परीक्षण में छात्र के प्राप्तांक के आधार पर उसकी समूह में स्थिति का ज्ञान होता है। इसमें अन्य छात्र या समूह से तुलना की जाती है। निकष में छात्र द्वारा प्राप्त अंक से ये ज्ञात होता है कि छात्र निर्धारित निष्पादन मतलब जो भी परफॉर्मेंस है उसके स्टैंडर्ड से कितना ऊपर या नीचे है। और मानक में इस प्रकार के परीक्षण में छात्र द्वारा प्राप्त अंकों से ये मालूम होता है कि वह ग्रुप के बाकी छात्रों की अपेक्षा कितना अधिक या कम कुशल, स्किल, उसके अंदर कितनी स्किल है, वो दूसरे से कितना बेहतर है।
निकष परीक्षणों से छात्रों के उपलब्धि के विशिष्ट स्तर का बोध होता है। यहाँ प्रतिमान परीक्षणों से छात्रों के सामान्य स्तर का बोध होता है। निकष संदर्भित व्याख्या निरपेक्ष है, इसके लिए किसी बाह्य मानक की आवश्यकता नहीं होती। प्रतिमान संदर्भित व्याख्या सापेक्ष होती है, इसके लिए किसी मानक की आवश्यकता होती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो दोनों के बीच अंतर आपसे पूछ सकता है, तो आप इसको जरूर पढ़िएगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, समझिए क्वेश्चन को। वर्तमान भारतीय विश्वविद्यालय परीक्षा प्रणाली में प्रमुख दोष क्या है? इनको सुधारने के लिए कुछ उपाय बताइए। वर्तमान भारतीय विश्वविद्यालय परीक्षा प्रणाली के दोष आपसे पूछ रहा है, पिछले साल पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। वर्तमान भारतीय विश्वविद्यालय परीक्षा प्रणाली लंबे समय से प्रचलन में है, परंतु बदलती हुई सामाजिक, वैज्ञानिक और शैक्षिक आवश्यकताओं यानी कि शिक्षा से संबंधित जो भी आवश्यकताएं हैं उनके अनुरूप ये सिस्टम अनेक दृष्टियों से, कई पॉइंट ऑफ व्यू से दोषपूर्ण प्रतीत होता है, कमियां नजर आती हैं। इस परीक्षा प्रणाली का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों के ज्ञान, समझ, कौशल और व्यक्तित्व का समुचित मूल्यांकन करना होना चाहिए, किंतु व्यवहार में यह उद्देश्य पूर्ण रूप से साकार नहीं हो पाता। इसके प्रमुख दोष निम्नलिखित हैं। क्या दोष हैं इसके, देखिएगा। रटंत विद्या पर अत्यधिक बल है। ये जो विश्वविद्यालय, जो प्राचीन शिक्षा प्रणाली हमारी चली आ रही है, जिसकी यहाँ पे बात हो रही है, ये जो हमारी वर्तमान भारतीय विश्वविद्यालय परीक्षा प्रणाली है, इसकी कमियां क्या हैं? एक तो अभी भी रटंत विद्या पर ज़्यादा बल है, यानी भारतीय विश्वविद्यालय परीक्षाएं मुख्यतः स्मृति पर आधारित होती हैं, मेमोरी बेस्ड होती हैं। विद्यार्थी सब्जेक्ट को या टॉपिक्स को समझने की बजाय उसे याद करके उत्तर लिखते हैं। इससे मौलिक चिंतन नहीं होता, तार्किक क्षमता और क्रिएटिविटी डेवलप नहीं हो पाती बच्चे के अंदर। लिखित परीक्षा पर पूर्ण डिपेंडेंट होता है। इस प्रणाली में विद्यार्थियों का मूल्यांकन लगभग पूरी तरह लिखित परीक्षाओं द्वारा किया जाता है। भाई हर एग्जाम देखो रिटन ही हो रहा है ना। मौखिक परीक्षा, प्रोजेक्ट वर्क या जो भी प्रयोगात्मक काम और सतत मूल्यांकन को अपेक्षित महत्व नहीं दिया जाता, जिससे विद्यार्थी की जो रियल जो उसकी योग्यता है उसका आकलन अधूरे रह जाता है। सब कुछ रट्टाफिकेशन पर बेस्ड है, उसके अंदर की बाकी स्किल्स का पता ही नहीं चलता। एक बार की परीक्षा प्रणाली, पूरे शैक्षणिक सत्र के परिश्रम का मूल्यांकन केवल वर्ष के अंत में आयोजित परीक्षा से किया जाता है। बच्चा पूरे साल पढ़ता है, फिर लास्ट में एक एग्जाम लेके उसका पूरा मूल्यांकन कर लिया जाता है, जो कि गलत है। यदि विद्यार्थी किसी कारणवश उस समय अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता तो उसकी वास्तविक क्षमता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। हो सकता है उसने बीच में छिमाही की परीक्षा में बहुत अच्छा कर सकता था, अब हो सकता है उसकी थोड़ा हेल्थ खराब हो, वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, लेकिन आप तो कह देंगे तो है ना, है ही ऐसा। व्यावहारिक और जीवन उपयोगी ज्ञान की उपेक्षा हो जाती है। वर्तमान परीक्षा प्रणाली में सैद्धांतिक ज्ञान को अधिक महत्व दिया जाता है, जबकि व्यावहारिक, व्यावसायिक और जीवन से जुड़े स्किल्स की अनदेखी कर दी जाती है। परिणाम स्वरूप विद्यार्थी डिग्री तो प्राप्त कर लेता है, परंतु रोजगार के लिए पूर्णतः सक्षम नहीं हो पाता। इसी वजह से क्या है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। परीक्षा का तनाव, मानसिक और मेंटल प्रेशर, अंकों और परिणामों पर अत्यधिक जोर होने के कारण विद्यार्थियों में तनाव, चिंता और परीक्षा का भय उत्पन्न होता है। ये उनके मानसिक स्वास्थ्य और व्यक्तित्व विकास पर नकारात्मक प्रभाव भी डालता है। नकल एवं अनुचित साधनों को बढ़ावा, अंकों की प्रतिस्पर्धा और केवल परिणाम केंद्रित व्यवस्था के कारण नकल, प्रश्न पत्र लीक और अन्य अनुचित साधनों की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, जिससे शिक्षा का नैतिक मूल्य घट जाता है। मूल्यांकन में विषय के अनुसार असमानता है। अक्सर उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में परीक्षकों की व्यक्तिगत धारणा और दृष्टिकोण का प्रभाव पड़ता है कि वो खुद उस चीज़ को या उस लिखे हुए आंसर को कैसे देख रहा है, जिससे मूल्यांकन की विश्वसनीयता और निष्पक्षता प्रभावित होती है। ये थे दोष कि जो वर्तमान हमारे भारत की जो विश्वविद्यालय परीक्षा प्रणाली है उसकी कमियां क्या हैं। अब इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, कैसे सुधारा जा सकता है, उसकी बात आइए उसकी बात करते हैं। देखिएगा, सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, उत्तम शिक्षा एवं परीक्षा कार्यक्रम में सुधार के लिए शिक्षा प्रणाली में 2 सुधारों पर सबसे ज़्यादा बल दिया जाता है। इनमें एक है सतत आकलन, यानी कि बच्चे का निरंतर आकलन करते रहना चाहिए। कैसा, निरंतर आकलन करते रहना चाहिए, ये नहीं कि बस पूरे साल पढ़ाया लास्ट में उसका टेस्ट ले लिया। दूसरा है व्यापक स्तर पर मूल्यांकन होना चाहिए। सिर्फ एक पहलू को न जांचो, बच्चे के हर एक पहलू को जांचने का प्रयास करो।
सतत आकलन हमेशा उसी शिक्षक या व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए जो टीचिंग करता हो, जो पढ़ाता हो, क्योंकि वह बच्चे को अच्छे से समझता है। दूसरा मूल्यांकन का कार्य सत्र के अंत में परीक्षा प्राप्तांकों के आधार पर न होकर शैक्षिक सत्र की अवधि में अध्यापन कार्य कर रहे शिक्षक द्वारा समय समय पर लगातार किया जाए। दूसरी बात यह है कि सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली लागू की जाए। सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली में क्या है, वर्तमान वार्षिक परीक्षा प्रणाली के मध्य काफ़ी समय अंतराल रहता है। जो भाई पूरे साल आप पूरे साल पढ़ाए हो, 10-11 महीने आपने पढ़ाए हैं, तो ये बहुत अंतर हो गया लंबा। ठीक है, पूरे साल पढ़ाने के बाद लास्ट में एग्जाम ले रहे हो। इस गलती को दूर करने के उद्देश्य से सेमेस्टर प्रणाली को विभिन्न स्तरों पर लागू करने का सुझाव दिया गया है। जैसे बीएड के एग्जाम पहले कानपुर लखनऊ में पहले साल में एक बार होता था, अब सेमेस्टर प्रणाली लागू कर दी गई, तो ये बेहतर है, इससे बच्चा पढ़ता भी रहता है ना। सेमेस्टर प्रणाली में पाठ्यक्रम को निश्चित इकाइयों में विभाजित करके छात्रों को गहन अध्ययन कराया जाता है। सेमेस्टर प्रणाली में 2 वर्षों में पूर्ण किया जाने वाला पाठ्यक्रम 6-6 माह के 4 भागों में विभाजित कर दिया जाता है, हर 6 महीने में, तो उससे बच्चा पढ़ भी लेता है। प्रत्येक सेमेस्टर की समाप्ति पर छात्रों की शैक्षिक उपलब्धियों एवं अधिगम की जांच की जाती है। ये जांच आंतरिक परीक्षा या बाहरी परीक्षा द्वारा की जाती है। इस प्रकार से चारों सेमेस्टर के योग के आधार पर छात्र को उपाधि भी प्रदान की जाती है। इतना क्लियर है। अब देखिए ऑनलाइन परीक्षा, तकनीकी विकास एवं ऑब्जेक्टिविटी के उद्देश्य से ऑनलाइन परीक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षा कार्य को गति प्रदान करने एवं मानवीय त्रुटियों को कम करने के लिए वर्तमान समय में कंप्यूटर का प्रयोग बहुत आवश्यक है। शैक्षिक विकास में कंप्यूटर के कुछ निम्नलिखित काम है भाई। क्या काम है? देखिए, परीक्षण पदों एवं अभ्यास के प्रश्नों के निर्माण में सहायता प्रदान करना, परीक्षा की सामग्री, फलांकन एवं पद विश्लेषण में लाभकारी है। परीक्षा परिणामों में विश्वसनीयता, शुद्धता, वैधता, वस्तुनिष्ठता है। कंप्यूटर की सहायता से अध्ययन एवं अध्यापन, ये सब चीज़ें इसमें पॉसिबल हो पाती हैं। ग्रेडिंग प्रणाली, शिक्षा प्रणाली ने सत्र 2009-10 में ग्रेडिंग प्रणाली की शुरुआत के साथ शिक्षा प्रणाली को पुनः जीवित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाया। इसके द्वारा परीक्षा के दौरान छात्रों पर दबाव को कम करने में भी सहायता मिलेगी। तो ये हम समझ रहे थे कि कैसे जो हमारी वर्तमान भारतीय विश्वविद्यालय प्रणाली है ना, उसके दोष हमने समझे और फिर उसको कैसे दूर किया जा सकता है ये भी हमने समझा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, सहसंबंध से आप क्या समझते हैं और सहसंबंध कितने प्रकार का होता है, शिक्षा के क्षेत्र में इसका उपयोग क्या है भाई? चलिए अब ये बताइए, आप सहसंबंध को बताइए। देखिए, एक समूह की संख्याओं का दूसरे समूह की संख्याओं के साथ जो संबंध होता है अथवा एक या एक से अधिक संख्याओं का आपस में जो संबंध होता है उसे सहसंबंध कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर, जब हम किसी दिए हुए समूह में व्यक्तियों के गुणों का मापन करते हैं तो उनके गुणों में आपस में संबंध पाया जाता है। जैसे हम कह सकते हैं कि बुद्धि लब्धि और निष्पत्ति में आपस में सहसंबंध है। ठीक है, क्योंकि अधिक बुद्धिमान छात्रों की निष्पत्ति मतलब यहाँ पे जो उनकी परफॉर्मेंस है, ठीक है, वो भी श्रेष्ठ होती है। अर्थात जो 2 चर राशियों में जो संबंध पाया जाता है वही सहसंबंध है। कुछ अन्य उदाहरण हैं, जैसे प्रेरणा का अधिगम पर प्रभाव पड़ता है भाई, यानी कि अगर बच्चा मोटिवेट है तो उसकी लर्निंग भी अच्छी होगी। यदि वो इंस्पायर्ड नहीं है, मोटिवेशन उसके अंदर नहीं है, तो चाहे जितना सरल तरीके से सिखा लो सीखेगा नहीं, क्योंकि उसके अंदर कोई मोटिवेशन ही नहीं है, कोई क्यूरियोसिटी नहीं है, जिज्ञासा नहीं है, इंस्पायर्ड वो है नहीं, तो उससे लर्निंग पर निगेटिव प्रभाव पड़ता है। शिक्षण को प्रभावी बनाने में सहायक सामग्री का जैसे योगदान, आप अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाना चाहते हो तो आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज़ कर रहे हो, तो ये जो है इस तरीके से आप समझ सकते हैं। फर्ग्यूसन के अकॉर्डिंग सहसंबंध परिवर्तियों यानी चरों में संबंधों के अंशों के वर्णन से संबंधित है। गिलफोर्ड के अनुसार सहसंबंध गुणांक एक अंक होता है, ठीक है, जो हमें बताता है कि 2 वस्तुओं में किस सीमा तक संबंध है और एक में होने वाले परिवर्तन के कारण दूसरी में किस सीमा तक परिवर्तन होता है, ऐसा गिलफोर्ड कहते हैं। सहसंबंध के प्रकार क्या हैं? सहसंबंध 3 प्रकार का होता है, धनात्मक सहसंबंध, ऋणात्मक सहसंबंध और शून्य सहसंबंध, 3 होते हैं। आप तीनों को अलग अलग समझिए।
धनात्मक यदि एक चर में वृद्धि करने पर दूसरे चर में वृद्धि होती है अथवा उस चर के घटने से दूसरे चर में भी कमी होती है तो दोनों चरों के बीच संबंध को धनात्मक सहसंबंध कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर समझें, जिन छात्रों के हिंदी में अधिक प्राप्तांक आए हों उनके संस्कृत में भी अधिक प्राप्तांक आए हैं, या जिनके विज्ञान में कम आए हों उनके गणित में भी कम आए हैं, तो हिंदी और संस्कृत तथा विज्ञान और गणित के बीच धनात्मक सहसंबंध कहा जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है। ऋणात्मक क्या होता है, नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है कि जब एक चर राशि के बढ़ने से दूसरी चर राशि घटे या एक चर राशि के घटने पर दूसरी चर राशि बढ़े तो दोनों चर राशियों में ऋणात्मक सहसंबंध होता है। ठीक है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी कक्षा के विद्यार्थी हिंदी में तो सबसे अधिक अंक प्राप्त करते हैं लेकिन भूगोल में सबसे कम, तो इस सहसंबंध को ऋणात्मक सहसंबंध कहेंगे। अब जीरो क्या है, जीरो कोरिलेशन क्या है, जब किसी चर राशि के घटने या बढ़ने पर दूसरी चर राशि पर कोई प्रभाव न पड़े तो दोनों का सहसंबंध जीरो हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर कद के बढ़ने का बुद्धि के साथ कोई संबंध नहीं होता है, अर्थात जब दो चरों में परस्पर कोई संबंध नहीं होता है तो उसे शून्य सहसंबंध कहते हैं। ये चर स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते। सहसंबंध गुणांक की उपयोगिता की अगर बात करें तो यह गुणांक 2 अंक श्रेणियों के तुलनात्मक अध्ययन को संभव बनाता है। यह विभिन्न परीक्षाओं की सत्यता और विश्वसनीयता ज्ञात करने में सहायक होता है। यह गुणांक विद्यार्थियों के विभिन्न गुणों या योग्यताओं का आपसी संबंध जानने में भी मदद करता है। ये गुणांक 2 श्रेणियों के आपसी संबंध और उसकी मात्रा को भी व्यक्त करता है। शिक्षा और मनोविज्ञान के क्षेत्र में यह गुणांक अध्यापक और शोधकर्ता के लिए बहुत उपयोगी है। इसकी सहायता से छात्रों की कार्यक्षमता जानने में भी सहायता मिलती है। यह गुणांक विद्यार्थियों के विभिन्न विषयों के प्राप्तांकों में संबंध बताता है। यह गुणांक विभिन्न शिक्षण विधियों और उनकी उपलब्धियों का ज्ञान प्रदान करके उनमें आवश्यक संशोधन करना भी पॉसिबल कर देता है। तो ये आप समझ रहे थे सहसंबंध, जिसके क्या है, आपने पहले तो सहसंबंध का मतलब समझा, उदाहरण के तौर पर समझा, फिर आपने उसकी परिभाषाएं समझी, फिर सहसंबंध के प्रकार समझे। इस तरीके से क्वेश्चन आपका लॉन्ग 16 नंबर का कंप्लीट। अगला प्रश्न देखिए, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण की उपयोगिता लिखते हुए उनके बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। चलिए, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण की उपयोगिता क्या है। पहले हम व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण समझेंगे। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों में एक समय में एक ही व्यक्ति का बुद्धि का मापन होता है, यानी एक समय में आप एक ही व्यक्ति की बुद्धि को माप सकते हो। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षाएं शाब्दिक यानी वर्बल और अशाब्दिक यानी कि नॉन वर्बल दोनों प्रकार की होती हैं। ठीक है। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण की उपयोगिता क्या है। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण ज़्यादा विश्वसनीय होते हैं क्योंकि इसमें व्यक्ति के अंकों के आधार पर उसे सफलतापूर्वक निर्देशन दिया जा सकता है। जो बच्चे ज़्यादा लिख और पढ़ नहीं सकते उनके लिए यह परीक्षण ज़्यादा उचित है। इसके द्वारा व्यक्ति की गुणात्मक क्षमता का पता चलता है। इसमें परीक्षणकर्ता विद्यार्थी के व्यवहार का ठीक प्रकार से अध्ययन भी कर सकता है। परिसीमाएं, लिमिटेशंस की बात करें तो व्यक्तिगत परीक्षण की कुछ परिसीमाएं भी होती हैं। लिमिटेशंस क्या हैं? यह प्रशासन और समय की दृष्टि से महंगा है भाई, क्योंकि व्यक्तिगत हो रहा है, एक एक व्यक्ति का परीक्षण किया जा रहा है, समय ज़्यादा लगता है, महंगा है। ठीक, इनके प्रशासन के लिए प्रशिक्षित व्यक्ति की आवश्यकता होती है, क्योंकि आप प्रॉपर एक एक व्यक्ति को एनालिसिस करके उसका परीक्षण कर रहे हो, इसलिए ये इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, महंगा है। फिर एक ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट, जिसमें आप पूरे ग्रुप का बुद्धि परीक्षण करते हैं। सामूहिक बुद्धि परीक्षण एक समय में अनेकों व्यक्तियों पर प्रशासित किया जा सकता है। इस परीक्षण में परीक्षणकर्ता को विद्यार्थी में किसी प्रकार के सौहार्द स्थापित करने की आवश्यकता नहीं होती है। वह स्वयं या अन्य साथियों के माध्यम से बुद्धि परीक्षण प्रपत्र को वितरित कर देता है। ठीक है, सबको बांट देता है। परीक्षण संबंधी निर्देश परीक्षण प्रपत्र पर छपे होते हैं कि आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, जैसे आपके एग्जाम पेपर पर छपा होता है। सामूहिक बुद्धि परीक्षण की उपयोगिता क्या है? इन परीक्षणों की सबसे बड़ी उपयोगिता तो यही है कि इनका निर्माण एवं मानकीकरण सरलता से किया जा सकता है। मानकीकरण मतलब सबको एक जैसे क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं, और व्यक्तिगत में क्या होता है कि हर बच्चे के लिए अलग तरीके से प्रश्न तैयार किए जाते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे सबको एक जैसे क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं, सबको सेम समय दे दिया जाता है हल करने के लिए। इनका प्रशासन बहुत सरल है क्योंकि एक बार में ही 10, 15, 20, 50 बच्चे निपटा देते हो। इनके प्रशासन के लिए विशेषज्ञों की आवश्यकता भी नहीं होती है। इनके प्रशासन में समय कम लगता है क्योंकि यह परीक्षण एक समय में अनेक व्यक्तियों पर प्रशासित किया जा सकता है। खर्चीला कम है ये व्यक्तियों के चयन और वर्गीकरण में विशेष उपयोगी भी होता है। ठीक है, अब लिमिटेशंस क्या है ग्रुप इंटेलिजेंस की? इसके द्वारा विद्यार्थी के बौद्धिक व्यवहारों का गहनता से अध्ययन हो ही नहीं पाता क्योंकि सबका एक जैसे टेस्ट ले रहे हो सेम तरीके से। यह उन बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है जो लिख और पढ़ नहीं सकते हैं। इसकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी की बात करें तो कम है, रिलायबल कम है। इस परीक्षण में नकल की पॉसिबिलिटी भी रहती है क्योंकि एक साथ कई बच्चों का टेस्ट ले रहे हो और सबके क्वेश्चन पेपर समान है। अब दोनों में अंतर क्या है? व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण में यदि आपसे अंतर पूछ रहा है तब आप बताएंगे कि इन परीक्षणों का निर्माण एवं मानकीकरण करना कठिन होता है व्यक्तिगत का, और बुद्धि सामूहिक जो होता है इन परीक्षणों का निर्माण और मानकीकरण करना व्यक्तिगत परीक्षणों की अपेक्षा अब सरल होता है। ये जो व्यक्तिगत होता है इससे ये वाला सरल होता है, और जो व्यक्तिगत है ये अक्सर मौखिक होते हैं, ओरल बच्चों से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, और ये अक्सर लिखित होते हैं क्योंकि एक साथ कई सारे बच्चों का टेस्ट आप ले रहे होते हो। और जो व्यक्तिगत है इनकी समय सीमा अक्सर निश्चित नहीं होती है, एक बच्चे के साथ कितना समय लग रहा है ये फिक्स्ड नहीं है। और यहाँ पर जो सामूहिक है इनकी समय सीमा अक्सर निश्चित होती है कि 2 घंटे में तुम्हें ये सारे क्वेश्चंस हल करने हैं क्योंकि सेम क्वेश्चन पेपर सब बच्चों को दिया जाता है। व्यक्तिगत में आयु वर्ग व्यापक होता है और सामूहिक में आयु वर्ग, ये परीक्षण विशेष आयु वर्ग के लिए होते हैं। व्यक्तिगत ये कम आयु के बच्चों के लिए अधिक उपयोगी होता है, और जो सामूहिक है ये परिपक्व आयु के बच्चों के लिए अधिक उपयोगी होता है। जो व्यक्तिगत है इनका प्रयोग अशिक्षित एवं विकलांग बच्चों पर भी किया जा सकता है। जो अशिक्षित है आप भी उससे ओरल क्वेश्चंस पूछ लेते हो। जो सामूहिक है इनका प्रयोग इन श्रेणियों के बच्चों पर नहीं किया जा सकता। जो व्यक्तिगत है इनका प्रशासन के समय विद्यार्थी को प्रोत्साहित किया जा सकता है, और सामूहिक जो है इनके प्रशासन के समय ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता। व्यक्तिगत इनका उत्तर देते समय नकल के कोई अवसर नहीं होते क्योंकि पर्टिकुलर आप एक बच्चे का टेस्ट ले रहे हो। सामूहिक है इसमें नकल हो जाती है। व्यक्तिगत जो है इससे प्राप्त अंकों की व्याख्या करना कठिन होता है, सामूहिक प्राप्त अंकों की व्याख्या करना सरल होता है। व्यक्तिगत इन परीक्षाओं का प्रशासन करना कठिन होता है, इनके प्रशासन के लिए प्रशिक्षित व्यक्ति, वेल ट्रेंड व्यक्ति चाहिए, और यहाँ पे सामान्य टीचर भी कर सकता है। तो ये हम समझ रहे थे व्यक्तिगत और सामूहिक बुद्धि परीक्षण में अंतर क्या है। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन, मापन और मूल्यांकन का क्या अर्थ है और शिक्षा के क्षेत्र में मापन मूल्यांकन के उद्देश्य क्या है। आपका सब्जेक्ट ही मापन और मूल्यांकन पर आधारित है, तो इस क्वेश्चन को आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जितने भी लगाना चाहो लगा लो, लेकिन आगे इंपॉर्टेंट लिख लो, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मापन का अर्थ क्या है इसको समझते हैं पहले। देखिए, अधिकांश लोग मापन और मूल्यांकन को एक ही मान लेते हैं कि मापन और मूल्यांकन एक ही चीज़ है, लेकिन एक नहीं है। ठीक है, मान लेते हैं, जो उचित नहीं है क्योंकि मापन मूल्यांकन का ही एक अंग है अथवा उसकी प्रविधि है। किसी वस्तु के गुणों का उचित इकाई में मूल्यांकन करना, जैसे मात्रा में देख रहे हो, नंबर्स में, एवरेज, परसेंटेज, ये सब चीज़ मापन कहलाता है। ठीक है, मानव की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं को नियमों के आधार पर प्रतीकों, अंकों या संख्याओं के रूप में अभिव्यक्त करना ही मापन कहलाता है। मापन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति के गुण का मापन मात्रा के रूप में किया जाता है। बालकों, यानी कि क्या कह रहे हैं आप, कि गुण का मापन मात्रा के रूप में किया जाता है। बालकों की उपलब्धि, उनके द्वारा अर्जित ज्ञान और कौशल की मात्रा का पता लगाना ही मापन है। ठीक है, कि बच्चे ने कितना ज्ञान हासिल किया, उसके अंदर स्किल्स क्या हैं, इन सब चीज़ों का पता लगाना क्या है, मापन कहलाता है। कॉम्पबेल के अनुसार क्या कहा गया है? कॉम्पबेल के अनुसार देखिएगा, नियमों के अनुसार वस्तुओं या घटनाओं को अंकों या संख्याओं में व्यक्त करना ही तो मापन है। कर्लिंगर कहते हैं कि मापन नियमानुसार, नियम के अनुसार वस्तुओं या घटनाओं को संख्या प्रदान करना क्या है, मापन कहलाता है। मूल्यांकन का अर्थ क्या है समझिए भाई। देखिए, मूल्यांकन का अर्थ समझिए आप। मूल्यांकन शब्द 2 शब्दों से मिलकर के बना है, मूल्य और अंकन, यानी कि मूल्यांकन। इस प्रकार मूल्यांकन का आशय किसी वस्तु
या व्यक्ति के मूल्य को आंकने की वो प्रक्रिया है जिसमें मापित मूल्य का अवलोकन करके उसकी उपयोगिता या मूल्य का निर्धारण किया जाता है। मूल्यांकन के अंतर्गत किसी गुण, योग्यता या विशेषता का मूल्य निर्धारित किया जाता है। अर्थात मूल्यांकन के द्वारा परिणात्मक या गुणात्मक दोनों ही प्रकार की सूचनाएं प्राप्त होती हैं। इसके आधार पर छात्र की योग्यता और उपलब्धि दोनों का आकलन किया जाता है कि छात्र की योग्यता कितनी है, उसकी अचीवमेंट क्या है, इसका आकलन होता है। अब रेमर्स एंड गेज कहते हैं कि मूल्यांकन में व्यक्ति या समाज या दोनों की दृष्टि से जो अच्छा है, वांछनीय है, उसको मान करके चला जाता है। कोठारी आयोग ने कहा कि अब यह माना जाने लगा है कि मूल्यांकन एक अनवरत प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है और ये शिक्षण लक्ष्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित यानी जुड़ा हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में मापन और मूल्यांकन के उद्देश्य क्या हैं? मापन और मूल्यांकन का अपने में न कोई उद्देश्य होता है, न कोई काम होता है। अपने आप में इनका कोई उद्देश्य नहीं है। जिस क्षेत्र में इनका प्रयोग हो जाए, जिन उद्देश्यों से किया जाता है, उस क्षेत्र में इनके वही उद्देश्य हो जाते हैं। भाई जिस क्षेत्र में इनका प्रयोग आप कर रहे हो उससे रिलेटेड उद्देश्य ही इनके उद्देश्य हो जाते हैं। इनके अपने कोई उद्देश्य नहीं है और इन उद्देश्यों की पूर्ति करना इनका काम होता है। शिक्षा के क्षेत्र में मापन और मूल्यांकन के उद्देश्य क्या है? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात करें, एक तो चयन और वर्गीकरण में सहायक है। विद्यार्थियों के विभिन्न गुणों का मापन करके उन्हें विभिन्न वर्गों एवं श्रेणियों में सरलता से बांटा जा सकता है। मापन और मूल्यांकन के बाद ही छात्र को एक कक्षा से दूसरी कक्षा में प्रोन्नत भी किया जाता है। पूर्व कथन की बात करें तो मापन एवं मूल्यांकन के आधार पर बालक के भावी विकास यानी कि फ्यूचर डेवलपमेंट का अनुमान लगाया जा सकता है और कहा जा सकता है कि बालक किसी विषय विशेष में आगे चल करके सफल होगा या नहीं होगा। तुलना करें तो प्रत्येक अध्यापक ये जानना चाहता है कि एक छात्र दूसरे की तुलना में किस प्रकार प्रगति कर रहा है। उदाहरण के तौर पर एक संस्था के छात्र दूसरी संस्था के छात्रों से आगे हैं तो आखिर क्यों हैं? निर्देशन और परामर्श, विद्यार्थी के विभिन्न व्यवहारों का मापन करके ये निश्चित किया जाता है कि छात्र को किस किस सब्जेक्ट का अध्ययन करना चाहिए, किस क्षेत्र में उसे निर्देशन देना चाहिए, किस क्षेत्र को लेकर के क्या परामर्श उसको देना चाहिए। ठीक है, गाइड कैसे करना चाहिए। जैसे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, अध्यापक किस विषय में वो जानना चाहता है, उससे रिलेटेड उसको आगे हम निर्देशन देंगे, परामर्श देंगे। निर्देशन परामर्श का पूरा सब्जेक्ट ही है आपका तीसरा पेपर। अन्वेषण एवं शोध कार्य, कोई भी शैक्षिक अनुसंधान बिना मापन एवं मूल्यांकन के पूरा नहीं हो सकता। मापन एवं मूल्यांकन के द्वारा हमें जो आंकड़े प्राप्त होते हैं उनकी व्याख्या करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। संशोधन की बात करें तो मापन एवं मूल्यांकन के द्वारा ही टीचर अपनी विधियों में संशोधन करते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि कौन सी विधि ज़्यादा उपयोगी है, किस मेथड से बच्चे ज़्यादा अच्छा कर पा रहे हैं, है ना। तो वो अपनी टीचिंग मेथड में बदलाव लाते हैं और किस विधि से पढ़ाने पर छात्र ज़्यादा लाभान्वित होंगे, ये सारा वो एनालिसिस कर लेते हैं जिससे कि वो बदलाव लाते हैं। तो ये आपने मापन और मूल्यांकन को समझा। अगला प्रश्न देखिए, साक्षात्कार विधि का अर्थ स्पष्ट कीजिए। साक्षात्कार विधि का महत्व एवं उपयोग बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। देखिएगा, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपको कितने करने हैं सर? 5 क्वेश्चन करने हैं 10 में से। 10 में से 5 क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे, इसी 20 क्वेश्चन से, प्लस हमारा जो कंटेंट रहेगा वहीं से क्वेश्चन मिलेंगे, बाहर से नहीं आएगा। साक्षात्कार क्या है? सामान्यतः 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी विशेष उद्देश्य से आमने सामने की गई बातचीत को इंटरव्यू कहा जाता है। भाई इंटरव्यू क्यों किया जाता है? कोई ना कोई एक उद्देश्य होता है ना। कि जैसे अगर किसी कंपनी को अपने जो है कर्मचारी हायर करने हैं तो इंटरव्यू लिया जाता है। तो इसमें किसी उद्देश्य को लेकर के 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आमने सामने बैठ करके बातचीत करते हैं, वही तो इंटरव्यू है। साक्षात्कार अनुसंधान की कोई प्रणाली नहीं है, अपितु आंकड़े प्राप्त करने का एक प्रभावशाली उपकरण है। इसमें साक्षात्कारकर्ता एवं उत्तरदाता के मध्य बातचीत और इंटरैक्शन, अंतरक्रिया होती है। साक्षात्कार एक शोध उपकरण के रूप में विषय मतलब यहाँ पे जो सामने बैठा है, जो इंटरव्यू देने आया है, उसकी समस्याओं के निदान के लिए प्रयोग में भी इसको लाया जाता है।
साक्षात्कार विधि से छात्रों की समस्याओं एवं उसकी स्थितियों की जानकारी प्राप्त करके इंटरव्यू इस बात से भी लिया इस उद्देश्य को ध्यान में रख करके भी लिया जाता है कि अगर बच्चे को कोई समस्या है तो उससे पूरी बातचीत की जाती है, फिर उसकी जो भी प्रॉब्लम सामने निकल करके आती है उसको हल करने का प्रयास किया जाता है। तो साक्षात्कार विधि से छात्रों की समस्याओं एवं उसकी स्थितियों की जानकारी प्राप्त करके उन्हें उचित शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन दिया जा सकता है। आजकल सभी प्रकार की नौकरियों में भर्ती करते समय इंटरव्यू प्रणाली का प्रयोग होता है। जॉन डब्ल्यू बेस्ट। साक्षात्कार एक मौखिक प्रकार की प्रश्नावली है। इसके अंतर्गत उत्तर लिखने की बजाय आमने सामने की स्थिति में विषयी या जो भी बालक है प्रश्नों के मौखिक उत्तर यहाँ पे देता है। गुड और हैट के अकॉर्डिंग साक्षात्कार सामाजिक अंतरक्रिया की एक प्रक्रिया है। साक्षात्कार में उत्तरदाता जो भी रिस्पोंडेंट होता है, जो इंटरव्यू दे रहा है, उसकी वाचक अभिव्यक्ति साक्षात्कार करने वाला जो इंटरव्यूअर है उसके प्रति होती है, जो उसके प्रश्न के प्रति अनुक्रिया होती है। इतनी बात क्लियर है। साक्षात्कार विधि का महत्व और उपयोग देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। साक्षात्कार विधि आंकड़े एकत्रित करने के अन्य उपकरणों से श्रेष्ठ है। इसके उपयोग एवं लाभ निम्नलिखित हैं। क्या उपयोग है, क्या लाभ है? देखिए, लोग लिखने की अपेक्षा बात करना ज़्यादा पसंद करते हैं। भाई किसी से कुछ लिखवाना चाहो तो सोचा अरे ओरल हो जाए तो कितना बढ़िया, कहाँ कौन लिखेगा घंटा भर। इस विधि में गोपनीय सूचनाओं का आदान प्रदान हो जाता है जिन्हें लिखकर व्यक्त नहीं किया जा सकता कि यार ये बात हम लिख नहीं सकते, पता नहीं कौन पढ़ ले, लेकिन दो लोगों पे बातचीत हो रही है तो हम सामने बता सकते हैं अपनी गुप्त बात भी। साक्षात्कार तकनीक लचीली होती है। साक्षात्कारकर्ता आवश्यकता के हिसाब से अपने प्रश्नों में क्वेश्चंस में चेंजेस कर लेता है। इससे जो इंटरव्यू देने आया है उसकी वास्तविक सूचनाओं को प्राप्त किया जा सकता है। बच्चे अशिक्षितों बच्चों यानी कि जो बच्चे हैं या जो अनपढ़ हैं और जो कम बुद्धि वाले हैं या जिनको भाषा का ज्ञान नहीं है, ये उनके लिए भी अच्छी चीज़ है कि हम सामने उनसे इंटरव्यू ले सकते हैं, बस ओरल ही तो क्वेश्चन पूछना है। इसका प्रयोग विद्यार्थियों को शैक्षिक और व्यावसायिक परामर्श के लिए भी किया जाता है। साक्षात्कार की विभिन्न अवस्थाओं में एक ही सूचना को अनेक प्रकार से प्राप्त भी किया जा सकता है। क्या बढ़िया क्वेश्चन था इंटरव्यू वाला, और समझिए हम लोगों ने समझा। अगला प्रश्न लेंगे, सतत और व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा लिखिएगा। सतत और व्यापक मूल्यांकन से होने वाले लाभ और उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिएगा। देखिएगा, सतत मूल्यांकन की ऐसी व्यवस्था है जो सीखने सिखाने के साथ साथ चलती है, जिसमें विद्यार्थियों के अनुभवों और व्यवहारों में होने वाले परिवर्तनों का लगातार मूल्यांकन होता रहता है। सतत मूल्यांकन लिखित, मौखिक एवं अन्य क्रियाकलापों के माध्यम से संपन्न होता है। सतत मतलब लगातार मूल्यांकन का मतलब है उस आकलन या परीक्षण से है जिसमें शिक्षार्थी के अध्ययन एवं उपलब्धियों का प्रतिमाह आकलन, हर महीने आकलन किया जाता है। सतत मूल्यांकन प्रक्रिया में सामान्यतः संपूर्ण पाठ्यक्रम को 10 इकाइयों में विभक्त कर दिया जाता है। उस इकाई का अध्यापन करने के बाद स्वाभाविक रूप से प्रतिमाह परीक्षण किया जाता है और उसका व्यवस्थित लेखा जोखा भी रखा जाता है। प्राथमिक एवं पूर्ण माध्यमिक कक्षाओं में सतत प्रक्रिया उस रूप में प्रचलित नहीं है जिस प्रकार की सतत मूल्यांकन के मौलिक स्वरूप में होना चाहिए। इसे निरंतर मूल्यांकन योजना भी कहते हैं। व्यापक मूल्यांकन क्या है? देखिए, शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है जो कभी रुकती नहीं है, जीवन पर्यंत चलती है, जो मानव जीवन के सभी पक्षों को प्रभावित भी करती है। चूंकि मूल्यांकन और शिक्षा का परस्पर गहन संबंध है, अतः मूल्यांकन भी जीवन से मृत्यु तक किसी न किसी रूप में किया जाता रहता ही है। ठीक है, यदि मूल्यांकन मनुष्य जीवन के किसी एक पक्ष का न करके जीवन में सभी पक्षों, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, आध्यात्मिक, चारित्रिक, भावनात्मक, हर तरीके से इनका करते हैं, अगर इन सभी चीज़ों का हम मूल्यांकन करते हैं तो ये व्यापक मूल्यांकन कहलाएगा। सिर्फ शारीरिक मूल्यांकन न करो, सिर्फ मानसिक मूल्यांकन न करो, हर तरीके से बच्चे का मूल्यांकन करो। बालक के अधिगम को किसी न किसी रूप में प्रभावित करने वाले स्थूल, सूक्ष्म, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, ज्ञात, अज्ञात अनेकों पक्ष हैं जिनका मूल्यांकन करना व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। बालक के संपूर्ण पक्षों का मूल्यांकन करना व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लाभ क्या हैं? देखिएगा, सतत और व्यापक मूल्यांकन के लाभ।
विषय वस्तु के छोटे भाग पर नियमित समयांतर पर सीखने वालों के अधिगम की प्रगति को इंगित करना। दूसरा, विभिन्न विद्यार्थियों की अधिगम आवश्यकताओं और क्षमताओं पर आधारित शिक्षण के विविध सुधारात्मक उपायों का प्रयोग करना। विद्यार्थी के निष्पादन पर ऋणात्मक टिप्पणी करने से रोकना। विविध शिक्षण सहायकों और तकनीकियों के प्रयोग द्वारा अधिगम को प्रोत्साहित करना। अधिगम प्रक्रिया में जो लर्नर है उसकी एक्टिविटीज़ को सन्निहित करना, समाहित करना। लर्नर की विशेष योग्यताओं को पहचानना और प्रोत्साहित करना कि इसके अंदर कौन सी अच्छी योग्यता है, उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। जो शैक्षिक में अच्छा नहीं करते लेकिन सह शैक्षिक पाठ्यक्रम क्षेत्रों में अच्छा कर जाते हैं विद्यार्थी, इस बात को हमें ध्यान रखना है। सतत और मूल्यांकन के लाभ हो गए। अब सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषताओं को समझिए। देखिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन विद्यार्थियों की स्कूल आधारित मूल्यांकन पद्धति को इंडिकेट करता है, जिसमें विद्यार्थियों के समस्त पक्ष सम्मिलित होते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन का व्यापक भाग बालक के व्यक्तित्व के चतुर्मुखी विकास का ध्यान रखता है। इसमें शैक्षिक और सह पाठ्यचारी पक्षों का विकास भी सम्मिलित है। सतत और व्यापक मूल्यांकन निरंतर और आवधिक मूल्यांकन का भी ध्यान रखता है। निरंतर का अर्थ क्या है? अध्यापक से पूर्व आकलन और अध्यापन की अवधि में मूल्यांकन की बहुविध यानी कि अलग अलग तरीके से मूल्यांकन करने की तकनीक का प्रयोग औपचारिक रूप से करना। आवधिक का अर्थ है निष्पादन का आकलन यूनिट के अंत में निरंतर करना, जिसके निष्कर्ष संदर्भित परीक्षणों का प्रयोग होता है और मूल्यांकन की बहुविध तकनीक का भी यहाँ पे प्रयोग होता है। तो ये क्वेश्चन हम समझ रहे थे सतत और व्यापक मूल्यांकन का। अगला प्रश्न, बुद्धि किसे कहते हैं, समझाइए। बुद्धि को समझते हैं। देखिए, मनुष्य ऐसी अनेक विशेषताओं से युक्त है जो अन्य प्राणियों में नहीं पाई जाती। इन विशेषताओं में बुद्धि या मानसिक योग्यता का विशेष महत्व है। यद्यपि अन्य प्राणियों में कुछ न कुछ बुद्धि होती जरूर है, लेकिन मनुष्य में सबसे ज़्यादा होती है। इसलिए मनुष्य को संसार का सबसे बुद्धिमान प्राणी माना जाता है। ये एक सर्वमान्य सत्य है कि बुद्धिमान व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती ही है। बुद्धि में कोई एक गुण नहीं होता, बल्कि बुद्धि अनेक गुणों का समुच्चय होती है। अतः किसी भी व्यक्ति को बुद्धिमान और बुद्धिहीन तब तक नहीं कहा जा सकता जब तक कि उसके व्यवहार में निहित बुद्धि के अनेक गुणों का परीक्षण न कर लिया जाए। वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि काम करने की एक विधि है। बकिंघम कहते हैं कि सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। देखिए, बुद्धि की कुछ विशेषताएं हैं। बुद्धि विभिन्न क्षमताओं का संपूर्ण योग होता है, अर्थात इसमें कई प्रकार की क्षमताएं होती हैं। इन क्षमताओं का पूर्ण योग ही बुद्धि कहलाता है। बुद्धि के सहारे व्यक्ति किसी समस्या के समाधान में सूझ का सहारा लेता है। इतना ही नहीं, किसी समस्या के समाधान में गत अनुभूतियों का लाभ वह बुद्धि के कारण ही उठा पाता है। बुद्धि के सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रियाएं करता है। बुद्धि व्यक्ति को वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजन या अनुकूलन करने में हेल्प करती है। बुद्धि से व्यक्ति में विवेकशील चिंतन और अमूर्त चिंतन करने में भी मदद मिलती है। बुद्धिमान व्यक्ति प्रायः कठिन एवं जटिल कार्य को समझ करके करते हैं। पहले समझते हैं फिर उस काम को करते हैं। इनके कार्यों में मौलिकता अधिक होती है। बुद्धि व्यक्ति को विभिन्न प्रकार की बातों को सीखने में सहायता प्रदान करती है। बुद्धि पर वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। विभिन्न शोधों के निष्कर्षों से पता चलता है कि अच्छे वातावरण में पले बढ़े बच्चों की बुद्धि लब्धि भी अधिक होती है। ठीक है, तो ये हमने बुद्धि को समझा, बुद्धि की विशेषताएं समझ ली। अब अगला प्रश्न हमसे कहता है सृजनात्मकता से क्या तात्पर्य है। बुद्धि और सृजनात्मकता में संबंध स्थापित, क्रिएटिविटी और बुद्धि की बात यहाँ पे हो रही है। देखिए, विनय कहते हैं कि एक व्यक्ति लकड़ी से मनचाही कलात्मक वस्तु बना सकता है। जी बिल्कुल बना सकता है, जैसे कारपेंटर हो गया। चित्रकार मनचाहे रंगों से चित्र को सजीवता प्रकट कर देता है। बिल्कुल इसी प्रकार मूर्तिकार और वस्तुविद भी अपनी अपनी कलाओं की छाप छोड़ते हैं। यही तो क्रिएटिविटी है। आज वैज्ञानिक, तकनीकी, औद्योगिक विकास के आधुनिक युग में
विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत नित्य प्रतिदिन नए आविष्कार हो रहे हैं। इन आविष्कारों के पीछे क्रिएटिविटी का ही योगदान है, क्रिएटिविटी ही है। पहले ये माना जाता था कि केवल लेखक, कवि, चित्रकार, संगीतकार आदि ही सृजनशील होते हैं, परंतु अब ये माना जाने लगा है कि प्रत्येक व्यक्ति सृजनशील हो सकता है। हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी है। लोग कैसे आजकल सोशल मीडिया पर अपनी क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं, है ना? तो हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी है। सृजनात्मकता शब्द अंग्रेजी शब्द क्रिएटिविटी का हिंदी रूपांतरण है। कुछ शिक्षाशास्त्री सृजनात्मकता का अर्थ उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी से लगाते हैं। सृजनात्मकता सृजन शब्द से निकला है। क्रिएट सृजन शब्द जिससे किसी रचना का आभास होता है जो पहले न बनी हो। स्टेगनर और कारोस्की किसी भी नई वस्तु का पूर्ण या आंशिक उत्पादन सृजनात्मकता है। ड्रेवहल कहते हैं, ये परिभाषा आपको याद करनी पड़ेगी सर। ड्रेवहल कहते हैं कि सृजनात्मकता वो मानवीय योग्यता है जिसके द्वारा वो किसी नवीन रचना या विचारों को प्रस्तुत करता है। प्रोफेसर रश कहते हैं कि सृजनशीलता मौलिकता है। सृजनशील मौलिकता है जो वास्तव में किसी भी प्रकार की क्रिया में घटित हो सकती है। अब हम इनके बीच संबंध समझेंगे। बुद्धि का आधार एक विधि चिंतन या अभिसारी चिंतन यानी कन्वर्जेंट थिंकिंग है, ओके। जबकि सृजनात्मकता का आधार बहुविध चिंतन है, यानी कि आप अलग अलग तरीकों से किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं। एक विधि चिंतन में व्यक्ति की प्रवृत्ति एक ही अनुक्रिया ढूंढने से होती है। एक विधि में चिंतन यानी कि इसका मतलब आप किसी भी प्रॉब्लम को एक ही तरीके से हल करने की सोचते हैं। लेकिन बहुविध चिंतन में कई विचारों का समावेश होता है। आप एक ही समस्या को अनेक तरीके से हल करने की सोचेंगे, प्रयास करेंगे। बुद्धि परीक्षण में उपलब्धि पर बल दिया जाता है, जबकि सृजनात्मकता परीक्षण में नवीनता, लचीलापन, मौलिकता पर अधिक बल दिया जाता है। जरूरी नहीं है कि बुद्धिमान व्यक्ति सृजनात्मक भी हो। सृजनात्मक योग्यता न होते हुए भी उसमें उच्च बुद्धि हो सकती है। एक खास सीमा तक सृजनात्मकता और बुद्धि एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु उसके बाद सृजनात्मकता बुद्धि से स्वतंत्र हो जाती है। सृजनात्मकता को पल्लवित व पोषित करने के लिए उचित वातावरण की आवश्यकता भी होती है। सृजनात्मकता एक योग्यता है, बुद्धि नहीं है। अतः बुद्धि और सृजनात्मकता को एक ही प्रक्रिया नहीं मानना चाहिए। ये बात क्लियर है। बुद्धि और सृजनात्मकता में अपने संबंध समझ लिया। अब देखिए व्यक्तित्व क्या है, इसकी परिभाषा। व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण विधियों का भी वर्णन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन कहता है व्यक्तित्व अंग्रेजी शब्द पर्सनैलिटी का हिंदी अनुवाद है, जो लैटिन शब्द पर्सोना से बना है, जिसका अर्थ है मुखौटा या मास्क, जिसे प्राचीन ग्रीक में नाटक के कलाकार कैरेक्टर का रोल अदा करने के लिए जो है ये पहन करके अपनी भूमिका निभाते थे। जिस भी कैरेक्टर का रोल करते थे उसका मुखौटा लगा लेते थे। जिस कलाकार की जैसी भूमिका होती थी वह उसी प्रकार का मुखौटा यानी मास्क पहनता था। इस प्रकार व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण उसके बाहरी गुणों के आधार पर होता था, परंतु इस अर्थ को मान्यता नहीं मिल सकी। मनोवैज्ञानिकों ने इसको इसलिए सही नहीं माना क्योंकि इसमें व्यक्ति का असली चेहरा तो छिपा रहता है और नकली चेहरा सामने आता है। अतः मनोवैज्ञानिकों के अनुसार व्यक्ति के आंतरिक और बाहरी जितनी भी विशेषताएं योग्यताएं होती हैं उन सबका समन्वित रूप योग्यता है, यानी कि उसकी आंतरिक योग्यता प्लस बाहरी रूप से वो व्यक्ति जैसा है उनका सम्मिश्रण ही व्यक्तित्व कहलाता है। प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व हर एक दूसरे से भिन्न होता है। जो कुछ भी व्यक्ति करता है वह सब उसका व्यक्तित्व ही है। व्यक्तित्व ही व्यक्ति की पहचान है। व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार से बनता है। जैसे कहते हैं कि अरे उसकी क्या पर्सनैलिटी है, क्या व्यक्तित्व उसका है, यानी कि बाहर से भी देखने में अच्छा है और उसकी भाषा शैली, बुद्धि, हर क्षेत्र में वो एकदम परफेक्ट है। वुड्सवर्थ के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र विशेषता होती है। वैलेंटाइन कहते हैं व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। बोरिंग कहते हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति का अपने वातावरण के साथ अपूर्व और स्थायी समायोजन है। प्रक्षेपण विधियों की बात कर लेते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुपर इंपॉर्टेंट। प्रक्षेपण विधि के जन्मदाता फ्रैंक हैं। उनके अनुसार एक प्रक्षेपण विधि में इस प्रकार तैयार की गई
और चयन की गई परिस्थिति का प्रस्तुतिकरण रहता है जिसका संबंध विद्यार्थी के व्यक्तित्व से होता है। प्रक्षेपण विधि द्वारा व्यक्ति के अंदर छिपी हुई प्रवृत्तियों का पता लगाया जा सकता है। किसी एक वस्तु के प्रति हर एक व्यक्ति की राय अलग अलग होती है। वस्तु वही है, सबकी राय अलग अलग उसके ऊपर होती है। प्रक्षेपी विधियों के माध्यम से व्यक्ति के अचेतन मन में छिपी दमित इच्छाओं और उन व्यवहारों का अध्ययन भी किया जा सकता है। प्रक्षेपण विधियों के प्रकार देखिए। एक तो है रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण। यह परीक्षण व्यक्तित्व मापन की विधियों में एक महत्वपूर्ण परीक्षण माना जाता है। इसका निर्माण स्विट्जरलैंड के मनोचिकित्सक हरमन रोरसा ने सन 1921 में किया था। उस समय इसका प्रयोग प्रायः मानसिक रोगों की चिकित्सा के लिए किया जाता था। थर्स्टन के अनुसार मनोवैज्ञानिकों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले सैकड़ों परीक्षण में रोरसा का अपना एक विशेष स्थान है। निदानात्मक मनोवैज्ञानिकों के अनुसार क्या कहा गया है? निदानात्मक व्यक्तित्व परीक्षण के रूप में रोरसा परीक्षण आज भी सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपकरण माना जाता है। रोरसा परीक्षण द्वारा व्यक्ति के तीनों ज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव, भावात्मक, अफेक्टिव, मनोक्रियात्मक, साइकोमोटर पक्षों का अध्ययन सरलतापूर्वक किया जा सकता है। रोरसा परीक्षण का उपयोग की अगर बात करें, इसका प्रयोग मानसिक रोगों के निदान और उपचार में सरलतापूर्वक किया जाता है। यह परीक्षण साधारण और असाधारण व्यक्तियों में विभेद करता है। यह परीक्षण बाल निर्देशन में सहायक है। इस परीक्षण का प्रयोग व्यावसायिक पथ प्रदर्शन में भी किया जाता है। यह परीक्षण बुद्धि परीक्षण के पूरक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण की बात करें तो इस परीक्षण का निर्माण मनोवैज्ञानिक मॉर्गन और मरे ने 1938 में हार्वर्ड मनोवैज्ञानिक उपचार केंद्र में किया था। कौन सा? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। इसे कल्पना परीक्षण या कहानी कहना परीक्षण भी कहते हैं। ठीक है। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण आधारभूत रूप से प्रोजेक्शन के सिद्धांत पर ये आधारित है। यह परीक्षण मनोविज्ञान के इस तथ्य पर आधारित है कि मनुष्य अपने परिवेश में जिन वस्तुओं, व्यक्तियों एवं क्रियाओं आदि के संपर्क में आता है वे उसके मन मस्तिष्क में संचित होती रहती हैं। इस प्रकार के सभी संचित अनुभवों को मनोवैज्ञानिक भाषा में अंतर्बोध कहा जाता है। अब देखिए, परीक्षण की उपयोगिता की बात करें, यह परीक्षण पर्याप्त वैलिड और रिलायबल है। इस परीक्षण का प्रयोग विभिन्न प्रकार के चुनाव में सफलता से किया जा सकता है। और प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जो है निर्देशन में सहायक, गाइड करने में हेल्प करता है। इसके द्वारा पदोन्नति और वर्गीकरण में सहायता मिलती है। पदोन्नति अगर किसी को आगे बढ़ाना है, उसकी प्रमोशन करना है उसका, है ना, या क्लासिफिकेशन करना है, श्रेणियों में बांटना है, तो उसमें हेल्प करता है। मानसिक रोगियों के निदान में यह परीक्षण अपनी अहम भूमिका रखता है। अब देखिए, बालकों का अंतर्बोध परीक्षण। यह परीक्षण बालकों के लिए है। इसका प्रारूप भी लगभग टीएटी की तरह ही है। इस परीक्षण का सर्वप्रथम विचार डॉक्टर ई क्रिस ने प्रस्तुत किया। इस परीक्षण का निर्माण लियोपोल्ड बैलक ने सन 1948 में किया। यह परीक्षण 3 से 11 वर्ष तक की आयु वाले बालकों के लिए है। इसकी उपयोगिता की बात करें तो ये इस परीक्षण के माध्यम से बालकों के परिवार संबंधी जानकारी, सफाई संबंधी प्रशिक्षण आदि अनेक समस्याओं एवं आदतों का पता लगाया जा सकता है। इस परीक्षण का विश्लेषण रोरसा विधि की ही भांति किया जाता है। भारत में इस प्रशिक्षण का संशोधन एवं अनुकूलन कलकत्ता की उमा चौधरी ने किया है। शब्द साक्षर परीक्षण की अगर बात करें तो यह प्रक्षेपण विधियों में सबसे पुराना व्यक्तित्व मापन का परीक्षण है। सबसे पुराना व्यक्तित्व मापन का परीक्षण शब्द साक्षर परीक्षण है। सबसे पहले इस विधि का वैज्ञानिक प्रयोग गाल्टन ने सन 1879 में किया था। उसने 75 शब्दों की एक सूची बनाई और स्वयं अपने को प्रयोज्य मान करके, खुद अपने आप को विद्यार्थी या बालक मान करके अध्ययन किया। कुछ परिस्थितियों में उसे शब्दों के स्थान पर मानसिक चित्रों और प्रतिमाओं का स्मरण भी होता था और अनेक प्रतिक्रियात्मक साहचर्य शब्दों का स्रोत बाल्यकाल एवं किशोरावस्था ही था। इससे पता चलता है कि भावी व्यक्तित्व के विकास में बाल्यकाल एवं किशोरावस्था का अत्यंत महत्व है। 1980 में मनोवैज्ञानिक वुंट ने लिपजिंग में अपने प्रयोगशाला में इस विधि के आधार पर साहचर्य संबंधी प्रयोग किए।
फ्रायड ने स्वप्नों के विश्लेषण एवं मनोविश्लेषण के एक सामान्य यंत्र के रूप में इसका प्रयोग किया। जुंग ने 1910 में व्यक्तित्व ग्रंथियों का पता लगाने के लिए साहचर्य विधि का उपयोग किया। उसने 100 शब्दों की सूची का भी प्रयोग किया था। अब इसका उपयोग क्या है? शब्द साहचर्य विधि का उपयोग। शब्द साहचर्य विधि का उपयोग व्यक्तित्व ग्रंथियों, सांवेगिक उद्योगों एवं अपराध का पता लगाने में किया जाता है। उपचार एवं निदान में भी इसका उपयोग होता है। जुंग, रोजनॉफ, खिलीन आदि मनोवैज्ञानिकों ने मानसिक रोगों के निदान में इसका प्रयोग किया है। इस विधि के द्वारा परीक्षार्थियों की प्रतिक्रियाओं का लेखा देने के अतिरिक्त उसके रक्तचाप, स्नायु गति, श्वास गति आदि का भी मापन किया जा सकता है। अगला आता है हमारा वाक्य पूर्ति परीक्षण। ये क्या है? देखिए, व्यक्तित्व गुणों के मापन में वाक्य पूर्ति परीक्षण का प्रारंभ पाइन ने किया था। सर, किसने? पाइन ने किया था। तदंतर टेंडलर ने 1930 में एक वाक्य पूर्ति परीक्षण प्रकाशित किया। उसने इसका नाम संवेगात्मक अंतर्दृष्टि का परीक्षण रखा। इसमें 20 पद थे, जैसे मैं सुख का अनुभव करता हूँ जब, आगे उन्होंने स्पेस दिया, मैं असत्य बोलता हूँ जब, फिर स्पेस दिया, आदि। इसका उद्देश्य बालक की प्रवृत्ति, उसकी अभिवृत्तियाँ, इच्छाओं के संघर्ष, सेटिस्फैक्शन, है ना, और असंतोष, इन सब चीज़ों का पता लगाना था। वाक्य पूर्ति परीक्षण की उपयोगिता क्या है? इसमें वाक्य पूर्ति के माध्यम से बालक को अनुक्रिया देने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। इसका समूह प्रशासन सापेक्षिक रूप से प्रभावशाली होता है। वाक्य पूर्ति परीक्षण में वस्तुगत फलांकन की सरलता उपलब्ध होती है। इसके प्रशासन और फलांकन में अन्य परीक्षणों से कम समय भी इसमें लगता है। अब आती है आपकी खेल विधि। इसको समझिए, ये एक स्वाभाविक विधि है। खेल विधि कैसी विधि है? यह एक स्वाभाविक विधि है जिसमें बच्चे खेल के द्वारा अपनी भावनाओं, कुंठाओं, विचारों, दृष्टिकोणों को प्रकट करता है। उदाहरण के तौर पर, एक बच्चा जो घर में सबसे छोटा है, हर कोई उसे डांट देता है, जो चाहे उसकी पिटाई कर देता है, बड़ा दुखी रहता है बेचारा वो। लेकिन जब वो अपने साथियों के साथ खेलता है तो उस समय वो हमेशा बड़ा भाई बनता है और अपने छोटे भाई बहनों को पीटता है। इस प्रकार इस विधि की निदानात्मक उपयोगिता भी सामने आती है। चित्र साहचर्य विधि को समझिए। ये विधि शब्द साहचर्य की तरह ही है। इस विधि में चिंता, अवसाद आदि के क्षणों के कुछ चित्र होते हैं। चित्रों से बनी आकृति के ठीक ऊपर कुछ स्थान विद्यार्थी के उत्तर के लिए निर्धारित कर दिए जाते हैं। बालक को स्पष्ट निर्देश दे दिए जाते हैं कि उसे क्या करना है। बालक जो भी लिखता है उसके आधार पर उसके मन में अंतर्निहित बातों का एनालिसिस कर लिया जाता है कि इसने जो लिखा है इसका मतलब इसके मन में क्या चल रहा होगा। अभिनय प्रदर्शन, यह भी खेल विधि की तरह ही है। व्यक्ति अभिनय करते करते इतना खो जाता है कि उस समय पात्र में अपने को ही पूर्ण रूपेण देखने लगता है। बिल्कुल अपने आप को वही समझने लगता है जिसका वो करेक्टर कर रहा होता है, जिससे उसकी भावनाओं, इच्छाओं, अभिवृत्तियों आदि का प्रक्षेपण होने लगता है। अभिनय के दौरान व्यक्ति विशेष द्वारा की जाने वाली क्रियाओं एवं हाव भाव का एनालिसिस कर व्यक्ति के व्यक्तित्व संबंधी विशेषताओं का पता भी लगाया जा सकता। तो ये क्वेश्चन जो हम पढ़ रहे थे बड़ा ही लंबा चौड़ा क्वेश्चन था। व्यक्तित्व जहाँ से भी, यानी कि व्यक्तित्व में कहीं से क्वेश्चन पूछ ले, क्वेश्चन आपका यहीं से बन करके आएगा। यही टॉपिक्स आपको मिलेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे कहता है सांख्यिकी किसे कहते हैं? शिक्षा के क्षेत्र में सांख्यिकी की उपयोगिता और महत्व को स्पष्ट कीजिए। देखिएगा, मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र में सांख्यिकी का बहुत इंपॉर्टेंस है। इसके द्वारा प्रयोगों से अनुमान की अनिश्चितता के दायरे में निश्चित और सही कथन किए जा सकते हैं। 17वीं 18वीं शताब्दी में आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक स्थितियों को ज्ञात करने के लिए सांख्यिकी का बहुत अधिक प्रयोग होने लगा। जॉन ग्राउंट ने इंग्लैंड में बीमा और वित्त संबंधी आंकड़ों को सारबद्ध करने के लिए अर्धगणितीय विधियों का उपयोग किया, जो वास्तव में वर्तमान सांख्यिकी का एक शुरुआती दौर था या आरंभिक रूप था। इतनी बात क्लियर है? सांख्यिकी का शाब्दिक अर्थ है संख्याओं से संबंधित। सांख्यिकी अंग्रेजी के स्टैटिस्टिक्स
का हिंदी रूपांतरण है, ठीक है। स्टेटिस्टिक्स का हिंदी रूपांतरण है जिसका शाब्दिक अर्थ है राज्य से संबंधित। इस प्रकार स्टेट से स्टेटिस्टिक्स की उत्पत्ति हुई है। ओके। प्राचीन काल में अरस्तु ने विभिन्न राज्यों के 158 विवरण लिखे जो धर्म, विज्ञान, कला, सैनिक शक्ति, प्रशासन, इतिहास से संबंधित थे, जिसमें सांख्यिकी का प्रयोग किया गया। उस समय सांख्यिकी का अर्थ राजनैतिक गणित से लिया जाता था। गिलफोर्ड के अनुसार सांख्यिकी गणित की एक शाखा है जिसका संबंध अंकों की गणना से है। शिक्षा के क्षेत्र में सांख्यिकी की उपयोगिता, आवश्यकता और महत्व। देखिए, एक तो शैक्षिक नियोजन में उपयोगी है। शिक्षा के क्षेत्र में योजना बनाते समय अनेक तथ्यों की आवश्यकता होती है, जैसे छात्रों की संख्या, उनके लिए उपलब्ध विद्यालयों एवं अध्यापकों की संख्या, उन पर होने वाला खर्च और इसके लिए विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होने वाली धनराशि आदि के लिए सांख्यिकी की आवश्यकता पड़ती ही है। शैक्षिक प्रशासन में उपयोगी। शिक्षा के प्रशासनिक क्षेत्र से संबंधित किसी भी समस्या की जानकारी सांख्यिकी के आधार पर ही प्राप्त की जा सकती है। सरकार के समक्ष शैक्षिक समस्याओं से संबंधित आंकड़े और उनकी व्याख्या भी इसी आधार पर प्रस्तुत की जाती है। विद्यालय प्रबंध एवं प्रशासन में उपयोगी। विद्यालयों के वार्षिक बजट बनाने एवं उनकी विभिन्न योजनाओं के निर्माण में भी इसका अति आवश्यकता पड़ती है। बजट के लिए वार्षिक आय और खर्च का ब्यौरा जरूरी है जो सांख्यिकी के प्रयोग द्वारा ही तो पॉसिबल है। परीक्षा की वैधता, विश्वसनीयता की जांच के लिए कोई भी परीक्षा कितनी वैध और विश्वसनीय है ये ज्ञात करने के लिए सांख्यिकी विधियों और गणनाओं का प्रयोग करना पड़ता है। छात्रों के प्राप्तांकों की व्याख्या करने के लिए छात्रों ने परीक्षा में कितने परसेंटेज नंबर्स लाए हैं, उसकी कक्षा में कौन सी श्रेणी आई है, या किसी विषय विशेष में उसने कक्षा में अन्य छात्रों की तुलना में कैसे नंबर्स प्राप्त किए हैं, इन सब की जानकारी के लिए केंद्रीय प्रमापों यानी मध्यमान, मध्यांक, बहुलांक का प्रयोग किया जाता है। छात्रों के विषय में भविष्यवाणी करने की उपयोगी। सांख्यिकी भविष्य कथन का विज्ञान है। सांख्यिकी के आधार पर छात्रों की भिन्न भिन्न विषयों एवं क्रियाओं में रुचि, अभिरुचि, उपलब्धि की गणना करके छात्रों के विषय में भविष्यवाणी की जा सकती है। इसलिए सांख्यिकी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, मध्यमान और मध्यांक से आप क्या समझते हैं? शिक्षा के क्षेत्र में मध्यमान और मध्यांक का उपयोग क्या है? देखिए, मध्यमान का अर्थ और परिभाषा। केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों में सबसे अधिक विश्वसनीय और स्थिर माप मध्यमान ही है, जिसे गणित में एवरेज कहते हैं। उसी को सांख्यिकी में मध्यमान कहते हैं। किसी अंक सामग्री के समस्त अंकों के योग को उन अंकों की संख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे ही मध्यमान कहते हैं। फर्ग्यूसन के अकॉर्डिंग मध्यमान वो मान है जो संख्याओं के योग को उनकी संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। एफ.सी. मिल्स कहते हैं कि माध्य किसी वितरण का संतुलन केंद्र है। जॉन ग्रिफिन कहते हैं कि सांख्यिकी अर्थ में माध्य में केंद्रीय मूल्य का मापक माना जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में मध्यमान का प्रयोग क्या है, देखिएगा। चलिए, जब दो या दो से अधिक समूहों का तुलनात्मक अध्ययन करना हो तो ये इंपॉर्टेंट है, मध्यमान का प्रयोग किया जाता है। जब परिणामों में अधिक शुद्धता और विश्वसनीयता की जरूरत हो तब मध्यमान का प्रयोग होता है। जब प्राप्तांकों का वितरण सामान्य हो तब मध्यमान का प्रयोग होता है। जब वास्तविक बहुलांक जानना हो तब भी मध्यमान का प्रयोग होता है। जब वितरण के प्रत्येक आंकड़े को महत्व देना हो तब भी मध्यमान का प्रयोग होता है। अब हम लोग समझेंगे मध्यमान को। समझिए, देखिएगा, मध्यांक क्या है। यदि किसी समूह के प्राप्तांकों को आरोही यानी असेंडिंग या अवरोही डिसेंडिंग क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाए तो श्रेणी का मध्य बिंदु मध्यांक कहलाता है। मध्यांक वो बिंदु है जो क्रम के आधार पर मध्य में होता है। प्रोफेसर बाउले के अकॉर्डिंग मध्यांक श्रेणी में उस पद का मूल्य है जो वितरण को दो बराबर भागों में बांटता है। लिंडक्विस्ट के अनुसार आंकड़ों के वितरण में मध्यांक वो बिंदु है
जिसके नीचे 50% आंकड़े स्थित होते हैं और जिसके ऊपर 50% आंकड़े स्थित होते हैं। अब मध्यांक का प्रयोग क्या है भाई, ये समझ लीजिए। देखिएगा, जब प्राप्तांकों या आंकड़ों का वितरण सामान्य नहीं होता तो मध्यांक का प्रयोग, जब वास्तविक बहुलांक ज्ञात करना हो तब मध्यांक का प्रयोग, जब बहुत अधिक विश्वसनीयता और शुद्धता की जरूरत ना हो तब भी मध्यांक का प्रयोग, जब आवर्ती वितरण के आदि और अंत के प्राप्तांक ज्ञात नहीं होते हैं तब मध्यांक का प्रयोग होता है, जब अंक सामग्री में एक तरफ सिर्फ छोटे और दूसरी तरफ सिर्फ बड़े अंक होते हैं तब भी मध्यांक का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, सहसंबंध गुणांक से आप क्या समझते हैं। ऊपर जो हम एक क्वेश्चन समझ रहे थे सहसंबंध वाला, वो था कि सहसंबंध से आप क्या समझते हैं, और ये क्वेश्चन है सहसंबंध गुणांक से आप क्या समझते हैं। सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने की विधियां क्या है। तो सहसंबंध से रिलेटेड दो क्वेश्चन हमने डाले हैं, एक तो ये सहसंबंध गुणांक वाला, एक दूसरा सिर्फ सहसंबंध से वाला जो हमने अभी ऊपर पढ़ा है। ठीक है, ये मत कहना कि क्वेश्चन डबल हो गया। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास। और एक बात और है कि जिसने अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं भैया, वो फटाफट मैसेज करके नोट्स की फीस जान करके, आप जैसे ही फीस पे करेंगे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। समय अभी है आपके पास, पढ़ लो अच्छे से, नंबर बढ़िया आ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन बैंक आपके पास होगा, इजी नोट्स, उससे कुछ समझ में आपके आएगा नहीं। चलिए, बहुत सारे बच्चों ने अपने क्वेश्चन बैंक ले लिए, फिर बाद में हमसे संपर्क किया तो नोट्स लिए, अब वो क्वेश्चन में उनके रखे के रखे रह जाते हैं। सहसंबंध गुणांक क्या है। देखिए, सहसंबंध गुणांक एक संख्या है जो ये व्यक्त करती है कि दो चरों के बीच संबंध की क्या सीमा अथवा मात्रा है। दूसरे शब्दों में, सहसंबंध गुणांक दो चरों के बीच सहसंबंध की एक माप है। एडवर्ड के अकॉर्डिंग सहसंबंध गुणांक को x और y के सह प्रसरण को x के प्रसरण और y के प्रसरण के गुणनफल के वर्गमूल से भाग देने पर प्राप्त भजन फल के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सहसंबंध गुणांक करने की कुछ विधियां, गुणांक ज्ञात करने की विधियां क्या हैं। देखिए, इसकी विधियों को समझिए। सहसंबंध गुणांक की गणना करने के लिए मुख्य रूप से दो विधियों का प्रयोग किया जाता है। कोटि अंतर विधि, पियर्सन की प्रोडक्ट मोमेंट विधि। देखिए, कोटि अंतर विधि, इस विधि का प्रयोग सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन ने किया। इसी कारण इसका नाम स्पीयरमैन कोटि यानी क्रम अंतर विधि है। इस विधि से सहसंबंध गुणांक को लैटिन भाषा के अक्षर रो से व्यक्त किया जाता है। किससे? रो से व्यक्त किया जाता है। इस विधि का प्रयोग छोटे बड़े सभी समूहों पर किया जा सकता है। इस विधि से दिए गए प्राप्तांक समूह में प्रत्येक व्यक्ति को उसके प्राप्तांक की तुलना अन्य व्यक्तियों के प्राप्तांक से करके स्थानाक्रम यानी रैंक दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर बात करें तो पॉइंट कहता है, देखिएगा, कि छात्रों का किसी विषय में प्राप्तांक क्रमशः 20, 30, 20, 25, 32, 40 है। यह पांचवें छात्र ने चारों की अपेक्षा सबसे ज़्यादा प्राप्तांक अर्जित किए, अतः उसे हम पहला क्रम देंगे। दूसरा क्रम चौथे छात्र को, तीसरा क्रम पहले छात्र को, चौथा क्रम तीसरे छात्र को और पांचवा क्रम दूसरे छात्र को दिया जाएगा। इस विधि का प्रयोग तब होता है जब समूह में व्यक्तियों की संख्या लगभग 30 या उससे कम हो। इस विधि में गुणाभाग आदि गणनाएं अधिक नहीं करनी पड़ती और सहसंबंध गुणांक रो शीघ्रता से ज्ञात किया जा सकता है। कोटि अंतर विधि की कुछ विशेषताएं हैं। इस विधि से सहसंबंध गुणांक की गणना सरलता से की जा सकती है। विषमजातीय आंकड़ों की स्थिति में भी यह विधि उपयोगी होती है। जब आंकड़े मूल प्राप्तांकों में न होकर क्रम में व्यवस्थित हों तो ये विधि प्रयोग में लाई जा सकती है। पियर्सन की जो प्रोडक्ट मोमेंट विधि है उसकी बात करेंगे। कार्ल पियर्सन ने सर्वप्रथम सहसंबंध गुणांक की गणना करने के लिए प्रोडक्ट मोमेंट विधि का प्रयोग किया गया था। इसलिए इस विधि द्वारा ज्ञात किए गए सहसंबंध गुणांक को पियर्सन सहसंबंध कहते हैं। इसे प्रोडक्ट मोमेंट सहसंबंध गुणांक भी कहते हैं। इसे आर से व्यक्त किया जाता है। प्रोडक्ट मोमेंट सहसंबंध गुणांक एक अनुपात है जो व्यक्त करता है कि एक चर में परिवर्तन होने पर दूसरे चर में किस सीमा तक परिवर्तन होता है। प्रोडक्ट मोमेंट विधि की विशेषताएं क्या है?
देखिए, इस विधि में बड़े समूहों के चरों में सहसंबंध गुणांक निकाला जा सकता है। शोध कार्यों में निर्देश हमेशा बड़े होते हैं, अतः सहसंबंध निकालने में इसी विधि का अधिक प्रयोग किया जाता है। ये विधि कोटि क्रम विधि से अधिक विश्वसनीय है। इस विधि द्वारा आर की गणना करते समय प्लस तथा माइनस चिन्हों को ध्यान में रखा जाता है। तो ये जो क्वेश्चन हम समझ रहे थे, ये था हमारा सहसंबंध गुणांक को लेकर के, जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है और आपसे पूछा जाएगा। फिर क्वेश्चन कहता है मूल्यांकन के कौन कौन से सिद्धांत हैं, इनकी विवेचना करनी है। चलिए, टोटल 20 क्वेश्चन है और 20 में आपका पूरा पेपर निपट जाएगा। देखिएगा, 20 में से ही 5 क्वेश्चन इसमें से आपको एज इट इज छपे मिलेंगे आपके पेपर में। शिक्षण के बाद छात्रों की उपलब्धियों का मूल्यांकन किया जाता है, अर्थात ये देखा जाता है कि शिक्षण के बाद अनुदेशात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है। मूल्यांकन की प्रक्रिया को कैसे आगे बढ़ाया जाए और उसे कैसे प्रभावी बनाया जाए, इसी संबंध में मूल्यांकन विशेषज्ञों ने कुछ सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। क्या है? नंबर 1 तो निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत है। मूल्यांकनकर्ता यानी शिक्षक को सर्वप्रथम मूल्यांकन के उद्देश्य निश्चित करने चाहिए, अर्थात यह निश्चित करना चाहिए कि उसे शिक्षार्थियों के किन पक्षों का मूल्यांकन करना है। ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक अथवा इन तीनों का, अथवा छात्रों के दूसरों के साथ व्यवहार का, अथवा उनकी किसी सहपाठचारी क्रिया में दक्षता का, तभी मूल्यांकन की प्रक्रिया सही दिशा में सही रूप से चल सकती है। उपयुक्त मूल्यांकन विधियों के चयन का सिद्धांत है। उद्देश्य स्पष्ट होने के बाद मूल्यांकनकर्ता को ये देखना चाहिए कि शिक्षार्थियों के किस पक्ष का मूल्यांकन किस विधि अथवा विधियों से किया जा सकता है। उसे उपयुक्त विधि अथवा विधियों का चयन भी करना चाहिए। ठीक है। व्यापक मूल्यांकन के लिए मूल्यांकन की विविध विधियों के चयन का सिद्धांत। व्यापक मूल्यांकन से तात्पर्य छात्रों के सभी पक्षों, ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक के विकास के साथ साथ पाठ्य सहगामी क्रियाओं में दक्षता के विकास के मूल्यांकन से है। इन भिन्न भिन्न गुणों का मूल्यांकन किसी एक विधि से नहीं किया जा सकता है। मूल्यांकनकर्ता को भिन्न भिन्न गुणों का मूल्यांकन करने के लिए भिन्न भिन्न और उपयुक्ततम विधियों का चयन करना चाहिए। मूल्यांकन विधियों का त्रुटि मुक्त होने का सिद्धांत है। शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन की जिन विधियों का प्रयोग किया जाता है उनकी अपनी सीमाएं होती हैं। उनमें मापन त्रुटि हो सकती है। मापन त्रुटि छात्रों द्वारा वस्तुनिष्ठ परीक्षणों का अनुमान से उत्तर देने में भी हो सकती है कि वो गेस करके आंसर दें। टीचर्स के द्वारा अंकों की गलत व्याख्या करने से भी हो सकती है। अतः आवश्यकता है कि मूल्यांकनकर्ता जिस भी मूल्यांकन विधि का प्रयोग करे उसके प्रयोग में कहीं त्रुटि ना हो, और यदि त्रुटि होती है तो उसे वो दूर करे। सावधानी का सिद्धांत। मूल्यांकनकर्ता किसी भी मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग करे उसे उसका प्रयोग पूरी सावधानी से करना चाहिए। सावधानी के अभाव में मूल्यांकन परिणाम अर्थहीन हो जाते हैं। तो ये अपने मूल्यांकन के सिद्धांत समझे। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मूल्यांकन के प्रकार बताइए। देखिए, मापन के प्रकार। सामान्यतः मापन के 3 प्रकार होते हैं सर। एक तो निरपेक्ष एब्सोल्यूट मेजरमेंट, सामान्यीकृत मापन, नॉर्मेटिव मेजरमेंट, इप्सेप्टिव मापन। ठीक, इप्सेप्टिव मेजरमेंट। अब पहले निरपेक्ष मापन को समझिए। निरपेक्ष मापन वो है जिसमें परम शून्य एब्सोल्यूट जीरो की स्थिति संभव होती है, जिसका पैमाना शून्य से शुरू होता है। शून्य से अधिक होने पर धनात्मक यानी पॉजिटिव और शून्य से कम होने पर ऋणात्मक मापन हो जाता है। जैसे यदि किसी उपलब्धि परीक्षण में छात्र को 0 अंक प्राप्त होते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं होता कि उस विषय में छात्र की योग्यता 0 है। इसका केवल इतना अर्थ होता है कि छात्र उपलब्धि परीक्षण के किसी भी प्रश्न को हल करने में असमर्थ रहा है। सामान्यीकृत मापन जो है, इस मापन में प्राप्तांक एक दूसरे से प्रभावित नहीं होते, वे स्वतंत्र रूप से प्राप्त होते हैं। इसमें परम शून्य की संभावना नहीं होती है। इस मापन द्वारा प्राप्त परिणामों की व्याख्या गणितीय आधार पर नहीं की जा सकती, क्योंकि इस मापन में परम शून्य नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर यदि मोहन को अंग्रेजी में 60 नंबर मिले हैं, सोहन को 30 नंबर मिले हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि अंग्रेजी विषय में मोहन की योग्यता सोहन की योग्यता से 2 गुनी है।
नंबर जरूर उसको 60 मिले हैं, उसको 30 मिले, लेकिन ये नहीं कह सकते कि योग्यता में 2 गुना है। वह 2 गुनी से कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। इस प्रकार की मापों की व्याख्या सांख्यिकीय गणनाओं जैसे केंद्रीय प्रवृत्ति मानों और विचलन मानों की सहायता से की जा सकती है। इप्सेप्टिव मापन की बात करें, इप्सेप्टिव शब्द का प्रयोग मापन के क्षेत्र में सबसे पहले रेमंड कैटल ने सन 1944 में किया था। इसमें व्यक्ति या छात्र के सामने कुछ प्रश्न अथवा समस्या रखी जाती हैं और छात्र को उन्हें क्रम प्रदान करने के लिए कहा जाता है। यदि छात्र किसी एक कथन को प्रथम वरीयता प्रदान करता है तो वह दूसरे कथन को यह वरीयता या अंक नहीं दे सकता। इस प्रकार के मापन उपकरण को बाध्य चयन प्रश्न यानी फोर्स चॉइस आइटम कहा जाता है और इसके द्वारा मापन को इप्सेप्टिव मापन कहा जाता है। इस प्रकार के मापन में सभी छात्रों को 1, 2, 3, 4 आदि अंक प्रदान करने होते हैं। इसलिए सभी छात्रों के मध्यमान m और मानक विचलन SD समान होते हैं। चलिए आगे समझते हैं निर्धारण मापनी क्या है। विभिन्न प्रकार के निर्धारण मापनियों का उदाहरण वर्णन कीजिए। व्यक्तियों की अनुक्रियाओं और व्यवहारों के मूल्यांकन के लिए श्रेणी मापनी का प्रयोग किया जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, निर्धारण मापनी वाला। श्रेणी मापनी के द्वारा प्रेक्षक किसी व्यक्ति के गुणों, उसके व्यवहार के विषय में डिसीजंस करके उसका वर्गीकरण करता है। प्रेक्षक को अपने निर्धारित निर्णय को आंकिक मूल्य भी देना होता है। श्रेणी मापनी में व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति के गुणों या प्रक्रिया की स्थिति का मूल्यांकन प्रेरक द्वारा आत्मनिष्ठ रूप में किया जाता है। ये दूसरे प्रकार के मूल्यांकन से अलग होता है जिसमें व्यक्ति या वस्तु का मूल्यांकन पूर्व निर्धारित मापदंडों के सापेक्ष किया जाता है। अब गुड के अनुसार श्रेणी मापनी एक व्यवस्थित पद्धति के अनुसार किसी व्यक्ति अथवा वस्तु में निहित विशेषताओं की सीमा का आकलन है जिसे गुणात्मक अथवा परिमाणात्मक विधि द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। निर्धारण मापनी के कुछ प्रकार हैं। गिलफोर्ड ने निर्धारण मापनी को अग्रलिखित वर्गों में विभाजित किया है। सांख्यिकी मापनी, निर्चित्रित मापनी, प्रमापीकृत मापनी, संचयी बिंदु मापनी और बाधित चयन मापनी। अब जो न्यूमेरिकल स्केल है, इस प्रकार की मापनी का प्रयोग तभी किया जाता है जबकि मापित विशेषता यानी गुण मध्यस्थ बिंदु के दोनों ओर बढ़ती या घटती है। इस प्रकार की मापनी के बीच में मध्यस्थ बिंदु होता है जिसके दोनों ओर समान अंतराल पर अन्य वर्ग स्थित होते हैं। इसके एक छोर यानी एक्सट्रीम पर इस गुण का न्यूनतम स्तर व्यक्त होता है और दूसरे छोर पर गुण का उच्चतम स्तर व्यक्त होता है। अतः इस मापनी में सात्यत यानी कंटिन्यूम दो ध्रुवीय बाइपोलर होता है। उदाहरण के तौर पर किसी व्यक्ति की सुंदरता की सीमा यानी स्तर के निर्धारण के लिए निम्न श्रेणी मापनी का प्रयोग किया जाता है। जैसे बिंदुओं का वर्गीकरण करते हैं, अगर वेरी गुड है तो +2 हो गया, सुंदर है यानी गुड है तो +1, एवरेज में 0 आ गया, अगली है -1, बहुत ख़राब कोई चीज़ तो -2 हो गया। इस तरीके से उसका वर्गीकरण किया जाता है। ग्राफिक स्किल्स की बात करें तो चित्रित प्रकार की मापनी बहुत प्रचलित है। इसके अंतर्गत किसी गुण से संबंधित दोनों अतिसूचक शब्द सातत्य के दोनों किनारों पर होते हैं। इसे एक सीधी रेखा के रूप में प्रदर्शित करते हैं। इस रेखा को क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल रूप से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार की मापनी में प्रेक्षक या मूल्यांकनकर्ता उपयुक्त स्थान निशान लगाकर अपने मत को व्यक्त करता है। उदाहरण के तौर पर कक्षा अध्यापक ने कक्षा शिक्षण कैसा किया, तो अगर अच्छा किया तो बहुत वेरी अनसेटिस्फैक्ट्री है ना, और फिर है असंतोषजनक तो अनसेटिस्फैक्ट्री, सामान्य है तो मॉडरेट, संतोषजनक सेटिस्फैक्ट्री, बहुत अच्छा है तो वेरी सेटिस्फैक्ट्री हो जाएगा। ये इस तरीके से जो स्टैंडर्ड स्केल होती है इसके अंतर्गत स्तरों की एक परमापीकृत वर्ग सूची मापनकर्ता या प्रेक्षक के समक्ष रख दी जाती है। मापनकर्ता नए न्यायादर्शों को परमापीकृत वर्ग सूची की तुलना में निश्चित करता है। यह मापनी दो प्रकार की होती है। क्या? व्यक्ति मापनी, जिसको मैन टू मैन स्केल कहते हैं। अब ये जो मैन टू मैन स्केल है इसका आविष्कार द्वितीय महायुद्ध में अमेरिका में सैनिक अभिकरणों द्वारा किया गया था। फिर पोर्ट्रेट मैचिंग, इसका निर्माण हर्ट शॉन और मे ने किया था। ठीक है, ये दो नाम हैं।
इसमें चित्र समतुल्यता करनी होती है। इसमें प्रमाणिक हस्तलेखों से नए हस्तलेखों के नमूनों से तुलना की जाती है। नए हस्तलेख उन प्रमाणिक हस्तलेखों में से किसके तुल्य हैं या किन दो हस्तलेखों के बीच में है, ये डिसीजन इसमें लेना होता है। फिर है कॉम्युलेटिव पॉइंट्स स्केल। ये क्या है? इस विधि से किसी व्यक्ति का कुल प्राप्तांक का औसत अंक ज्ञात कर लिया जाता है। इसके सभी गुणों का औसत प्राप्तांक उसके व्यक्तित्व के बारे में जानकारी देता है। इस विधि के अंतर्गत अनुमान की विधि या गेस हु मेथड भी कहते हैं आती है। इस विधि का प्रयोग हर्ट, शॉर्न तथा मे ने बच्चों के व्यवहार की जांच करने के लिए किया था। उदाहरण के तौर पर बच्चों से पूछा जाता है कि वे अनुमान से ये बताएं कि ये किस बालक का व्यवहार है, जिसका विवरण इस प्रकार है। वो हमेशा देर से कक्षा में आता है और पीछे की लास्ट रो में बैठता है, कभी कभी कक्षा में शोर करता है, दूसरे बच्चों से लड़ाई करता है। इस तरीके से बच्चों से पूछा जाता है। फिर है फोर्स्ड चॉइस रेटिंग स्केल। ये क्या है? इस विधि में निर्णायक यानी जो रेट देने वाला रेटर, उसको विशेषताओं के जोड़ों में से ये बताना होता है कि कौन कौन सी विशेषता दूसरी से अधिक है। इस चयन मापनी के निम्न सोपान हैं। किसी समूह के विशेष माने जाने उत्तम और निम्न कोटि के व्यक्तियों का विवरण लिख लिया जाता है। विवरण को व्यावहारिक विशेषताओं के रूप में वर्गीकृत कर लिया जाता है। इन्हें तत्व एलिमेंट कहते हैं। प्रत्येक तत्व का विभेदीकरण यानी मूल्य डिस्क्रिमिनेटिंग वैल्यू और प्राथमिकता या पसंद मूल्य प्रीफरेंस वैल्यू ज्ञात कर लिया जाता है। प्रत्येक एकांश में तत्वों के जोड़े भी बना लिए जाते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन है संकल्पनात्मक, जिसको समेटिव कहते हैं। निर्यात्मक यानी फॉर्मेशन मूल्यांकन उपाज्य का सोदाहरण वर्णन कीजिए। संरचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन को पहले समझिए। देखिए, शैक्षिक मूल्यांकन का अंतिम लक्ष्य शिक्षा में सुधार लाना है। मिचेल स्क्रिवेन ने 1967 में मूल्यांकन की चर्चा करते हुए मूल्यांकन को दो भागों में बांट दिया, संरचनात्मक भूमिका और योगात्मक भूमिका। इसी आधार पर स्क्रिवेन ने निम्नलिखित दो प्रकार के मूल्यांकन का उल्लेख किया। एक तो संरचनात्मक मूल्यांकन या रचनात्मक मूल्यांकन, दूसरा योगात्मक मूल्यांकन या संकल्पनात्मक मूल्यांकन। ठीक है, अब जो हमारा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है, इसकी बात करें तो संरचनात्मक मूल्यांकन से तात्पर्य ऐसे मूल्यांकन से है जिसके आधार पर शैक्षिक कार्यक्रम, टीचिंग मेथड, पाठ्यवस्तु, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इनमें सुधार करना पॉसिबल होता है। ठीक है, संरचनात्मक मूल्यांकन के देखिएगा, संरचनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत शिक्षक अपने शैक्षिक कार्यक्रम, टीचिंग मेथड आदि की गुणवत्ता, प्रभावकारिता और उपयोगिता का आकलन इसलिए करता है कि उस शैक्षिक कार्यक्रम, शिक्षण विधि को और अधिक उत्तम, प्रभावशाली और उपयोगी बनाया जा सके। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि संरचनात्मक मूल्यांकन इसलिए करना आवश्यक है जिससे किसी निर्माणाधीन शैक्षिक कार्यक्रम, शिक्षण प्रवृत्ति को अंतिम रूप देने से पहले उसमें आवश्यक संशोधन या परिमार्जन किया जा सके। उदाहरण के तौर पर अगर समझें तो देखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। किसी कक्षा के छात्रों के लिए किसी विषय का पाठ्यक्रम निर्माण करते समय अगर आप किसी कक्षा के छात्रों के लिए कोई पाठ्यक्रम बना रहे हैं तो उसके प्रारंभिक प्रारूप, प्रीलिमिनरी ड्राफ्ट का मूल्यांकन इस दृष्टि से किया जाता है कि उसको अंतिम रूप देने के पहले इसमें वांछित सुधार किया जा सके। इसी प्रकार यदि किसी नवीन शिक्षण विधि का विकास करना है तो शिक्षक उस शिक्षण विधि का प्रयोग सर्वप्रथम छात्रों के प्रतिनिधि समूह यानी न्यायाधीश पर करता है और इस प्रकार प्राप्त आंकड़ों के मूल्यांकन द्वारा वह इस निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करता है कि नवीन शिक्षण विधि उन छात्रों के लिए कितनी सार्थक और उपयोगी है। प्राप्त आंकड़ों के मूल्यांकन एवं विश्लेषण से शिक्षक की प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक प्राप्त होता है, जिसके आधार पर शिक्षण विधि में आवश्यक संशोधन और परिमार्जन किया जाए। संरचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य तैयार किए जा रहे शैक्षिक कार्यक्रम, पाठ्यक्रम, नवीन शिक्षण विधि की कमियों को इंगित करना और उसमें सुधार करने के उपाय भी बताना है। दूसरा है समेटिव इवैल्यूएशन। योगात्मक मूल्यांकन का अर्थ किसी पूर्व विकसित शैक्षिक कार्यक्रम, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, शिक्षण सामग्री की उपयुक्तता की जांच करना है। इससे स्वीकृत शैक्षिक कार्यक्रमों, शिक्षण विधियों आदि को जारी रखने के संबंध में डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, माना हाई स्कूल
कक्षा के छात्रों के लिए विज्ञान की पुस्तक का चयन करना है कि हाई स्कूल के बच्चों के लिए कौन सी साइंस की किताब रखी जाए, तो इसके लिए हाई स्कूल के विज्ञान पाठ्यक्रम पर लिखी ऐसी सभी पुस्तकों का मूल्यांकन करना होगा। इन पुस्तकों में से उसी पुस्तक का चयन किया जाएगा जो शैक्षणिक उद्देश्य और पाठ्यक्रम आदि की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ होंगी। यहाँ पर पूर्व लिखित पुस्तकों का योगात्मक मूल्यांकन किया जाएगा। अध्यापक अपने कक्षा शिक्षण के दौरान जब छात्रों से प्रश्न पूछता है तो उसका उद्देश्य ये होता है कि वह छात्रों के अवबोध की जानकारी करते हुए उनके ज्ञानात्मक स्तर में सुधार कर ले, जिससे छात्र उपलब्धि अधिकतम हो सके, और इसे संरचनात्मक मूल्यांकन भी कहा जाता है। परंतु अध्यापक के लिए ये भी आवश्यक है कि वो अपने कक्षा के छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करके उन्हें अगले पाठ को सीखने की दिशा निर्देश प्रदान करे कि कैसे नेक्स्ट चैप्टर वो सीखेगा। इसके अतिरिक्त वो अपनी कक्षा के छात्रों की समग्र उपलब्धि के मूल्यांकन के उपरांत उन्हें अगली कक्षा में प्रोन्नत प्रदान करना चाहता है। ये योगात्मक मूल्यांकन कहलाता है। आज का क्वेश्चन नंबर 19, बुद्धि के प्रकार बताइएगा। बुद्धि के प्रकार आपसे पूछ रहा है, वो आपको बताने हैं उदाहरण सहित। देखिए, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। पहला है कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। मूर्त बुद्धि क्या होती है? देखिए, मूर्त बुद्धि जो है ना, इसे गत्यात्मक या क्रियात्मक बुद्धि भी कहा जाता है। थॉर्नडाइक इसे यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं। इसका संबंध यंत्रों मशीनों से होता है। मूर्त बुद्धि के परीक्षणों में आमतौर पर ऐसे परीक्षण बनाए जाते हैं जिनमें यंत्रों का एकीकरण करना पड़ता है। इसका प्रसिद्ध परीक्षण है मिनीसोटा असेंबलिंग टेस्ट। इसके अंतर्गत वैज्ञानिक और मैकेनिकल इंजीनियर आते हैं। एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस की बात करें, अमूर्त या सूक्ष्म बुद्धि वाले व्यक्ति का संबंध सूक्ष्म चिंतन या मनन से होता है। इस प्रकार के व्यक्ति को पढ़ने लिखने, प्रतीकों के प्रयोग करने, सूत्रों के हल करने, समस्याओं के समाधान में सहायता मिलती है। कलाकार, चित्रकार, कवि, लेखक, दार्शनिक ये इसी बुद्धि का प्रयोग करके अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस होता है। इसमें व्यक्ति कल्पनाओं में सोच लेता है। पहले इसमें व्यक्ति कल्पना करता है। जैसे चित्रकार है, पहले अपने दिमाग में कल्पना करके चित्र बना लेगा, फिर उसको पेपर पे उकेरेगा, उतारेगा। कवि हो गए, कल्पनाएं करके कविताएं लिख लेते हैं। लेखक हो गए, दार्शनिक, है ना। मूर्त बुद्धि का वो भाग है जो प्रकृति में विद्यमान भौतिक अथवा मूर्त वस्तुओं पर चिंतन करता है, और अमूर्त बुद्धि प्रकृति की भौतिक वस्तुओं के अंदर छिपे रहस्य और सूक्ष्म ज्ञान पर चिंतन करती है। ये दोनों में अंतर है। सोशल इंटेलिजेंस की बात करें तो सामाजिक बुद्धि से अभिप्राय व्यक्तियों को समझने और उनके साथ व्यवहार करने की योग्यताओं से है। ऐसी बुद्धि वाला व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के साथ शीघ्रता और सुगमता से समायोजन कर लेता है। सामाजिक बुद्धि वाला व्यक्ति व्यवहार कुशल होता है। उनमें सहयोग, सहानुभूति, सद्भाव, समाज सेवा ये सारे गुण होते हैं। ऐसे व्यक्ति कुशल नेता बन पाते हैं। मंत्री सामाजिक कार्यकर्ता बन जाते हैं, क्योंकि वो सोशल बुद्धि बहुत होती है। लोगों के साथ व्यवहार बहुत जल्दी बना लेते हैं, और लोगों के साथ घुल मिलने की क्षमता उनके अंदर बहुत जल्दी जो है बहुत होती है। बड़ा जल्दी लोगों से अपनेपन की भावना पैदा कर देंगे दूसरों के अंदर। आज का लास्ट क्वेश्चन, शतांशीय मान से आप क्या समझते हैं? इसका उपयोग बताइएगा। किसी समूह में किसी व्यक्ति की स्थिति को अनेक प्रकार से प्रकट किया जाता है। जैसे अपने समूह में उसका द्वितीय स्थान है, अपने समूह में वो प्रथम 10% व्यक्तियों में आता है, उसके अपने समूह में कुल 20% व्यक्ति उससे ऊपर अथवा नीचे। इस तरीके से ये शतांशीय मान होता है। सांख्यिकी में किसी समूह के प्राप्तांकों में किसी प्राप्तांक विशेष की स्थिति को इस प्रकार भी प्रकट करते हैं कि समूह में इस प्राप्तांक से नीचे अथवा कम इतने प्रतिशत प्राप्तांक हैं। किसी समूह के प्राप्तांकों में किसी प्राप्तांक विशेष से नीचे अथवा कम प्राप्तांकों की इस प्रतिशत संख्या को ही शतांशीय मान कहते हैं। इसके लिए संकेत चिन्ह P का प्रयोग किया जाता है। अब जो भी शतांशीय मान प्रकट करना होता है उसे P के साथ जोड़ देते हैं, जैसे P10, P15, P25 करके। इस तरीके से शतांशीय मान का उपयोग की अगर बात करें तो समूह में किसी छात्र की स्थिति का वास्तविक ज्ञान उसके प्राप्तांक द्वारा नहीं होता, बल्कि छात्र द्वारा अर्जित प्राप्तांक के शतांशीय मान या शतमतक से उसकी समूह में स्थिति का सही ज्ञान हो जाता है। समूह में विद्यार्थियों की सापेक्षिक स्थिति की जानकारी शतांशीय मान द्वारा होती है। शतांशीय मापनी पर प्राप्तांकों को 100 सम अंशों में विभाजित किया जाता है।
छात्रों के शतांशी मान से ये ज्ञात होता है कि उसके प्राप्तांक के नीचे प्राप्तांक पाने वाले कितने प्रतिशत छात्र हैं और उसके प्राप्तांक से ऊपर कितने छात्र हैं। शतांशी मान ज्ञात करके परीक्षकों द्वारा प्रदत्त यानी प्रदान की गई छात्रों के अंकों को एक स्केल पर लाया जाता है, जिससे अंकों का अर्थ ठीक ठाक लगाया जाता है। ठीक है, इतनी बात करें तो ये क्वेश्चन था हमारा शतांशी मान। तो प्यारे दोस्तों, ये थे आज के हमारे टॉप 20 लॉन्ग क्वेश्चंस फॉर लखनऊ यूनिवर्सिटी। गारंटी इस बात की है, यहीं से आपको 5 लॉन्ग क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे। नोट्स आपने अभी तक नहीं लिए हैं तो 9628182649 इस नंबर पे फटाफट व्हाट्सअप मैसेज करके नोट्स की फ़ीस जान लीजिए। उसमें आपको लिखना होगा लखनऊ यूनिवर्सिटी बीएड 3rd सेमेस्टर नोट्स फ़ीस, इतना लिख दीजिएगा, हम आपको प्रोसेस भेज देंगे। उसमें जो भी फ़ीस होगी वो आप हमें फ़ीस पे करेंगे और पे करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे, हम तुरंत आपको नोट्स फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है, तो क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।